आप में से कितने लोग हैं जो वाकई में नए भारत का चेहरा बनना चाहते हैं? और अगर आप लोग वाकई में नए भारत का चेहरा बनना चाहते हैं तो अपना चेहरा तो दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। हाय वरुण जी, कैसे हैं? कल आपसे मुलाकात हुई थी, बात भी हुई थी। आज आपने अपने नाम से आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति अग्रवाल, कमलेश गर्ग, राघवेंद्र मित्तल, गुड्डू प्रजापति, सत्येंद्र बेदी, शालिनी, वनीत मदान। अगर आप अपने अपने चेहरे मुझे दिखाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाय सुनील, हाउ आर यू? आप आज पहली बार आए हैं या पहले से आते रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में? फर्स्ट टाइम? पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम, ओके। यू विल गेट फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें आपको मिलेंगी आज की मास्टर क्लास से। ओके, बाकी तो ऑलमोस्ट जाने पहचाने चेहरे हैं। कमलेश जी, बिमलेश जी, प्रीति जी, शीना जी, वरुण, राघवेंद्र मित्तल, सत्येंद्र बेदी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज की जो मास्टर क्लास है वो सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा चेतन मन है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इस मास्टर क्लास के दौरान आपके अगर किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न होते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप बीच में प्रश्न अपने चैट बॉक्स में ना लिखें। वो चैट बॉक्स ऊपर चली जाती है। इस वर्कशॉप के अंत में आप चाहें तो अपने प्रश्न डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। इज इट गुड और इज इट ग्रेट? ग्रेट ना? सो दैट आपसे हम रूबरू हो सकें। तो प्रश्न और उत्तरों का जो दौर है वो इस वर्कशॉप के अंत में चलेगा। और कितने लोग वाकई में ये चाहते हैं कि जो कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज आपके पास हैं, उन एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को आप 241% तक बढ़ा सकें? हाउ मेनी पीपल वांट दीज थिंग्स टू बी हैपन? कोई भी नहीं चाहता? कुछ लोग चाहते हैं। देखिए साहब, ये मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है। मेडिकल न्यूरो साइंटिस्ट जो हमेशा गहन शोध करते रहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे इस मदर अर्थ पे जो शोध कर रहे हैं, उनके हिसाब से ह्यूमन बॉडी ने जितना डेवलप करना था पिछले कुछ हजार सालों में, कुछ लाख सालों में, उतना ह्यूमन बॉडी डेवलप कर चुकी है। आप और हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी इस तरह की नहीं थी जैसी हमारी बॉडी अभी है। आर यू अग्री विद मी और डबल अग्री विद मी? डबल अग्री ना? हमारा आज से कुछ हजार वर्ष पहले, या मैं यूं कहूं कि 20, 30, 40, 50 हजार वर्ष पहले हम कैसे दिखते थे? जैसे आजकल हम उनको नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं और केले भी खिलाते हैं, मंगलवार का व्रत भी रखते हैं कुछ लोग, ठीक है? वैसा सा हमारा स्ट्रक्चर था। और वही एक जानवरों में वही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन बॉडी के साथ मैच करता है। तो हमारी जो ब्रेन है वो विकसित हो गया। उनका ब्रेन इतना सा होता है, इनका उनका उनका सर जो होता है इतना सा होता है, इन दोनों मुट्ठियों में आ जाएगा। एम आई राइट? और हमारा ब्रेन देखो कितना बड़ा। तो हमारा ब्रेन विकसित हुआ। उनके हाथ और पैर दिखते वैसे हैं, मगर वो उतने सीधे नहीं हो पाते जितने सीधे हम हैं। सिर्फ ह्यूमन बॉडी एक ऐसी मशीन है जिसकी जो बैकबोन है वो सीधी रहती है। कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं? हाउ मेनी पीपल अग्री विद मी? सिर्फ ह्यूमन बॉडी एक ऐसी मशीन है जिसकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। बाकी जितने भी जानवर हैं उनकी बैकबोन ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। ठीक है? तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हमारे न्यूरॉन्स जितने हैं, जो उन न्यूरॉन्स का साइज है
और जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, ना अब वो बढ़ने वाली है, उनका कोई विकास नहीं होने वाला। और हमारे बॉडी के अंदर जो पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम है, जो एक जाल बिछा हुआ है उन छोटी छोटी रक्त की धमनियों का, आपको जान के बड़ा अचरज होगा जो लोग पहली बार इस बात को सुन रहे हैं कि आपके शरीर की जितनी भी रक्त धमनियां हैं उनको एक के साथ एक मिला दिया जाए तो इस पृथ्वी के 3 से 4 चक्कर लगा सकती हैं वो धमनियां, इतनी लंबाई है उनकी। कैन यू बिलीव इट? क्या सिस्टम बना के दिया उस डिवाइन पावर ने, क्या मशीन बना के दी। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि ये और डेवलप नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में अगर पूंछ गायब हो गई है तो यहां सर के ऊपर सींग निकल जाएगा अगले 50,000 सालों में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी डेवलपमेंट होनी थी हो चुकी। अब ये भी मेडिकल साइंस ने ही प्रूव किया है कि अगर हम अपनी न्यूरॉन्स को मैक्सिमम यूटिलिटी लेना चाहें तो जितनी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का भी उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो अगर 100% उसकी एबिलिटीज हैं तो उन एबिलिटीज को आप बढ़ा के 241% तक ले जा सकते हो, 241% एट द मोस्ट। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक बहुत ही शेड्यूल्ड लाइफस्टाइल जीना होगा। उस लाइफस्टाइल में रेगुलर बेसिस पे योगा, आसन, प्राणायाम होने लाजमी है। उस स्केड्यूल में आपका बड़े ही संयमित जीवन यापन करना लाजमी है। और 241% जाने से पहले आपको 100% तक आना होगा। देखिए, इसमें दो बड़ी डिफरेंट चीजें आपको बता देता हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, जीवन में काम आएंगी। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने न्यूरॉन्स को 40 से 50% तक इस्तेमाल करता है वो कभी भी 241% तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कोई प्लेन नहीं है कि आप टेक ऑफ करोगे और एक कंट्री गए बिना दूसरी कंट्री पहुंच जाओगे। आपको 241% पहुंचने के लिए पहले 100% की प्रैक्टिस करनी होगी। अब आप कहेंगे 100% कैसे यूटिलाइज करें? 100% इस्तेमाल करने के लिए आपको 24 घंटे अवेयरनेस में रहना सीखना होगा। कितने लोग अवेयरनेस की बात जानते हैं? कितने लोगों को लगता है कि कई बार हम अवेयरनेस में नहीं होते और कुछ घटनाएं हमारे आसपास घट रही होती हैं और उस घटना के फ्लो में बह जाते हैं? अवेयरनेस का मतलब आपको प्रोएक्टिव जोन में आना होगा। और अभी किस जोन में रहते हैं हम लोग? रिएक्टिव जोन में रहते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे जो एनएलपी को जानते हैं कि एनएलपी में ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव क्या होता है? भाई, ये एनएलपी से आगे की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिसिस। बात एनएलपी की ही करेंगे बट उसकी अप्रोचेस थोड़ी सी डिफरेंट है। रिएक्टिव जोन वो होता है जब आप अपनी घटना जो घटती है उस एनवायरनमेंट में बैठे बैठे उस घटना के हिसाब से कोई भी रिएक्शन दे देते हैं, उसको रिएक्टिव जोन कहते हैं। प्रोएक्टिव जोन किसे कहते हैं? जब कोई घटना घटती है और आप शांति से बैठे हैं और बैठे बैठे मनन करते हैं कि अगर मैंने इस घटना के ऊपर, इस बात के ऊपर ये प्रतिक्रिया दी तो ये प्रतिक्रिया एक परमाणु बम बन जाएगी। और अगर मैं शांतिपूर्वक इस घटना को पहले मनन करूं और कुछ देर शांत बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालूं और सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, उस इंसान को कहते हैं प्रोएक्टिव जोन में रहना। इसका मतलब वो पूरी तरह से हमेशा अवेयरनेस में है। जब आप अवेयरनेस में रहना सीख जाएंगे तो आप अपने न्यूरॉन्स को और इस मशीन को 100% इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और कोई भी इंसान जब 100% अपनी मशीन को इस्तेमाल करना सीख जाएगा और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करेगा तो वही इंसान उस 100% को 241% तक ले जा सकता है। वनित जी, आपके गिलास में कुछ है, मुझे लगता है कुछ और है, या सही चीज है या सही चीज नहीं है। देखा, इसे कहते हैं परसेप्शन। अब उनके ग्लास में है जूस, और जिन लोगों को शाम के समय कुछ कुछ ऐसा ग्लास में पसंद है उन लोगों को कुछ और लग रहा होगा कि कुछ और है। वनी जी, आप
बला के खूबसूरत इस समय लग रहे हैं। यू आर लुकिंग डैम हैंडसम। एक काला टीका लगा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं आप बैठे हुए। भगवान ने बहुत अच्छे से गढ़ा है आपको बैठ के। तो यहां पे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव जोन की बात हो रही है। आज का सेशन जो है उसको अच्छे से गुनिएगा कि एनएलपी को इस्तेमाल करके आप हमेशा किस प्रकार प्रोएक्टिव जोन में रह सकते हैं। यहां पे आपकी विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस और काइनेस्थेटिक सेंस, विजुअल सेंस, ऑडिटरी सेंस और काइनेस्थेटिक सेंस, छूने वाली सेंस, ये जो तीन सेंसेस है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं आपके जीवन काल में। आप इन तीन सेंसेस से सीखते हो, मैक्सिमम लर्निंग इन्हीं तीन सेंसेस से होती है। तो अगले आने वाले कुछ समय में आज की इस मास्टर क्लास में मैडम आपको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बारे में एनएलपी को इस्तेमाल करके बताएंगे। तो पहला स्टेप क्या है आप लिख लीजिए। जो लोग 241% अपने न्यूरॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी तक जाना चाहते हैं, देखिए 241 मैंने नहीं बोला, मेडिकल साइंस ने बोला है, प्रूव है ऑलरेडी। मेडिकल साइंस कहती है कि आप अपने न्यूरॉन्स को 241% तक इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जितना डेवलप होना था शरीर, जितना डेवलप होना था ब्रेन हो चुका है। तो उसको 241% तक ले जाने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है, मुझे जो सबसे पहला काम करना है वो करना है 100% अवेयरनेस, 100% अवेयरनेस। और उसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, जब हम अवेयरनेस में रहें तो हम 100% लोगों को और एनवायरमेंट को पढ़ना शुरू करें। अब आप कहेंगे इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। इट मींस 100% अवेयरनेस और 100% ऑब्जर्वेशन। दूसरा इंसान जो सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशन का मतलब यह आता है कि उस इंसान की परिस्थितियां, उस इंसान का बैकग्राउंड, उस इंसान का प्रोफेशन और उस इंसान की जो पर्सोना है, जो कैरेक्टर है, उस सब चारों पांचों चीजों को पढ़ के वो इंसान इस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। Are you guys getting my point or not? Am I able to deliver my point of view, my thought process to you? किसी भी इंसान का बैकग्राउंड, किसी भी उस पर्टिकुलर इंसान के बैकग्राउंड के साथ साथ उसकी परिस्थितियां, उसका परिवेश, उसका रहन सहन, उसकी एजुकेशन और उसकी आज के इस समय देश काल परिस्थिति और उसके इमोशंस को देखते हुए वो किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, और वो जो रिएक्ट करेगा वो आपके जहन में आ जाए कि मैं ये बोलूंगा तो ये बोलेगा, इसको कहते हैं कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। और इस ऑब्जर्वेशन तक पहुंचने में आपकी हेल्प करती है एनएलपी। इसमें 3 टर्म्स आएंगी, डीडीजी, मैडम बताएंगी अभी व्हाट इज डीडीजी। आप डीडीजी को या तो डीडीजी आपको इस्तेमाल करेगा या डीडीजी को आप इस्तेमाल करेंगे, विच इज बेटर, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि आप फ्रंट पे चले गए लड़ने के लिए और आपके पास बहुत बढ़िया वेपन है और आपने सिर्फ बटन दबाना है और आपको झटके भी नहीं लगेंगे। वो पुराने जमाने की राइफल नहीं है कि एक गोली चलाओगे धड़ाक से आपके कंधे पे झटका लगे। आपके पास बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और एक बटन दबाओगे धड़ 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 गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी। अब या तो उस बटन को वाइजली आप प्रेस करोगे और कहीं ऐसा ना हो कि वो बटन को जो रॉबर्ट आपने बनाया है, जो आपके साथ में बैठा हुआ फाइट कर रहा है, अगले आने वाले जमाने में पता है ना आपको क्या होने वाला है? एक दशक में, विद इन 1 डिकेड, डू यू नो दैट? एक आर्मी मैन होगा, उसके साथ 5 रोबोट होंगे। डू यू हैव अवेयरनेस ऑफ दिस थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन दिस एट दिस प्लेनेट? एक आर्मी मैन के साथ 4 से 5 रोबोट होंगे और वो आर्मी मैन जैसे जैसे करेगा वो पांचों रोबोट वैसे वैसे करेंगे। उस आर्मी मैन की चिप उसके साथ, उनके साथ कनेक्ट होगी और इस तरह से, यानी कि एक जवान के साथ 5 रेप्लिका होंगे उसके और वो दुश्मन से लोहा ले रहे होंगे। अगर ये बात नहीं पता थी तो आपको मैंने आज बता दी। इसके ऊपर ऑलरेडी शोध हो रहा है और इसकी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी हो रही हैं दूसरी कंट्रीज में।
इट मींस या तो उस वेपन को आप बटन दबा के चलाओगे या साथ वाला रॉबर्ट बटन दबाएगा और गोलियों से छलनी आपकी छाती कर देगा, या तो डिलीट, डिस्ट्रॉय, जनरलाइजेशन के जो 3 पॉइंट हैं उनको आप वाइजली अपनी अवेयरनेस के हिसाब से इस्तेमाल करना सीख जाओगे, या डिलीट, डिस्ट्रॉय और जनरलाइजेशन आपको रिएक्टिव जोन में ले आएगा। समझने की बात है। आप कहेंगे यार एनएलपी को क्या इतना बारीकी से पढ़ा जा सकता है? यस। अभी क्या होता है, ऊपर ऊपर की चीजें बता दी जाती हैं, अंदर की कहानी। और हमारे साथ क्या एक प्लस पॉइंट है या कह लीजिए कि एक चैलेंज है, हर कोर्स में एनएलपी और रिफाइन होके आ जाती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 25 जुलाई से हमारा नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम। उसके बारे में लास्ट में बताएंगे, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैंने समा बांध दिया है कि आज रिएक्टिव और प्रोएक्टिव की बात होगी, इसको ध्यान से पढ़िएगा। डिलीट, डिस्ट्रॉय, जनरलाइज की बात होगी, और बात होगी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक की। जितना आज कवर हो सकता है होगा। उसके बाद नेक्स्ट मास्टर क्लास हमारी नेक्स्ट सैटरडे को 7 से 9 होगी। जो लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए मास्टर क्लास बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि कल को आने वाले समय में आपने अपने वेबिनार्स बनाने हैं। हर वेबिनार कैसे डिफरेंट होगा वो आप यहां से सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा हर मास्टर क्लास डिफरेंट होता है। और नो डाउट इन सभी मास्टर क्लासेस में हम अपने आने वाले कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, ठीक है। बट हर मास्टर क्लास में डिफरेंट तरीके से आपको कुछ वैल्यू ऐड की जाएंगी आपकी लाइफ में। इसके साथ ही मैं यहां से विदा लेता हूं। मेरा नाम, अगर कुछ नए लोग हैं तो उनके जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी है। सक्सेस लीगेसी के प्लेटफॉर्म पे आज आप लोग हैं। सक्सेस लीगेसी का जो पर्पस है वो है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, एंड सक्सेस लीगेसी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दोज पीपल हु रियली वांट सम वैल्यू, add some value into their life. And Success Legacy is the only solution right now available in this country उन लोगों के लिए जो वाकई में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मोहतरमा जो नीरज जी हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सब लोग उनको जानते हैं। लगभग पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस के इंजेक्शन भर भर के लोगों के न्यूरॉन्स में डाल रही हैं। और पिछले 1.5 साल में तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है उन्होंने। ऑनलाइन में कितने सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखा दिया है ग्रुप कोचिंग के थ्रू। सो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सब लोग जाने पहचाने चेहरे हैं, उनको जानते हैं बखूबी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू नीरज मलिक, शी विल कम एंड शी विल गाइड यू नाउ। Very good evening, everyone. How are you all? And how's Sunday? अभी पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे मत पूछो, सुबह से तो बैठा रखा था, अभी भी पूछोगे that how was Sunday? Great. So once again, NLP, subconscious mind. How our subconscious mind works. The most important thing कि जब किसी मशीन को यूज करो तो कम से कम उसकी वर्किंग के बारे में जान लो, ताकि उसको यूज करने का सही तरीका पता चले, ताकि पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाए उसे, उसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर पाए। यही चाहते हैं हम।
वरना हाल वही हो जाता है कि बहुत सारे फीचर्स वाला फोन ले लिया और 1/10 भी यूज नहीं होते, और उसके बाद लगता है कि जरूरत क्या थी। कितने सारे 90% फीचर रखे रह जाते हैं और हम सिर्फ 10% यूज कर पाते हैं, यानी जितनी कीमत चुकाई है उसका 10% ही यूज कर पाते, राइट? यस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है एक स्टोर हाउस की तरह, लेकिन हर एक फीलिंग के आने का कारण यही है। किसी भी फीलिंग को आप महसूस करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपके माइंड में नहीं, आपकी बॉडी में आपको पता चलती हैं। लेकिन उन फीलिंग्स को आप बॉडी में क्यों फील कर पाते? द ओनली थिंग इज क्योंकि आप उसका रीजन, उसका रूट कॉज यहां पर रखते हैं। इट मीन्स इन योर न्यूरॉन्स, योर न्यूरोलॉजी। आपकी न्यूरोलॉजी क्या करती है? आपकी न्यूरोलॉजी आपके माइंड से आपकी बॉडी तक एक परमिशन को पहुंचाती है कि आप जो सोच रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, और उसके हिसाब से आपकी बॉडी में फीलिंग क्या होनी चाहिए, आपका इमोशन क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? मुझे पता है कुछ चीजें, मुझे मेमोरी, मेरी इमेजेस में मुझे याद है, कुछ लोगों की आवाजें मुझे याद हैं, और कहीं कहीं मुझे कुछ टेस्ट याद हैं, कुछ फ्रेग्रेंस हैं वो मुझे याद है, किसी का टच मुझे याद है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर किस तरह से मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी को अपने अंदर परसीव करता है? रिसीव क्यों नहीं करता? रिसीव क्यों नहीं कहा, परसीव क्यों कहा? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एज इट इज आपके माइंड में वो इंफॉर्मेशन कभी नहीं जाती। आपके माइंड के पास 3 फिल्टर होते हैं, और उन फिल्टर्स के थ्रू जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन को गेन करता है। थोड़ा सा जान लेते हैं। विजुअल सेंस को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं आपके लिए स्लाइड प्ले कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। सो हाउ एनएलपी वर्क्स, हाउ योर माइंड वर्क्स, एंड द मास्टर कम्युनिकेटर। मास्टर कम्युनिकेटर का क्या मतलब है? कि अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों को इंप्रेस करना। इज दिस मीनिंग? जी नहीं। मास्टर कम्युनिकेटर का मतलब है वो इंसान जो न सिर्फ अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में बल्कि अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपने कम्युनिकेशन का मास्टर है। जी हाँ, मेरे इंटरनल वर्ल्ड के कम्युनिकेशन की क्वालिटी डिसाइड करती है कि मेरे एक्सटर्नल वर्ल्ड की क्वालिटी कैसी होगी और मेरी डेस्टिनी क्या बनेगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे इंटरनल वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है, यानी मेरी बॉडी और मेरे माइंड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल है बाहर जो कुछ हो रहा है उसके लिए। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, अभी स्टूडेंट्स तो सब बोल रहे हैं क्योंकि जान चुके हैं अभी बहुत कुछ, माइंड में जा चुकी हैं चीजें कि कैसे कैसे होती हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद इसे डिसाइड करने वाला कोई और है। मेरी लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चलती। ऑब्वियसली आपके हिसाब से नहीं चलती, लेकिन आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी रिस्पॉन्ड देते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर डिपेंड करती है। कैसे आप अपने बॉस को कैसे रिस्पॉन्स देंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं। या तो आप पॉजिटिवली आप उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे, या फिर एक नेगेटिव इमोशन के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बाहर जो होगा उसके बाद क्या उसकी क्वालिटी में कोई फर्क आएगा दोनों के दोनों सिचुएशंस में? यस, डेफिनेटली आएगा। यानी आपके वर्क प्लेस पर आपका बाहर का कम्युनिकेशन आपकी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है।
व्हाट इज आवर डेस्टिनी, व्हाट इज आवर लाइफ? हमारे जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी बिहेवियर्स हैं, उनके जो भी रिजल्ट निकलते हैं और उनकी जो क्वालिटी है वही लाइफ है। या तो वो लाइफ हमारी डेस्टिनी है या फिर हमने उसे डिजास्टर बनाकर रखा है। चलिए एक और बात कर लेते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। कई बार हमें पता ही नहीं होता सामने वाला चाहता क्या है और हम डिफरेंटली एक्ट करते रहते हैं, रिस्पॉन्ड देते रहते हैं। लेकिन होता क्या है उससे उस रिलेशन की क्वालिटी अक्सर बिगड़ जाती है और हमें यही पता नहीं चलता कि आखिर इसे मैं ठीक कैसे करूं, कमी कहां पर है। और अगर ये पता नहीं चल रहा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका इमोशन, जो आपकी अवेयरनेस को कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है और पता नहीं चलने देता कि क्या हो रहा है। हमारी बॉडी के पास कितनी सारी सेंसेशंस हैं। इन सेंसेशंस का रोल क्या है हमारी लाइफ में? ये सेंसेशंस आपके लिए कम्युनिकेटर का काम करती हैं। आखिर किस बात के लिए कम्युनिकेट करती हैं, करती क्या है, होता क्या है इन सेंसेशन से? ये सेंसेशन आपको बताती हैं कि कब आप डर को महसूस कर रहे हैं। ये सेंसेशन आपको बताती हैं कि कब आपको बॉडी में इलनेस महसूस हो रही है। यही सेंसेशन आपको बताती हैं कि कब आप अच्छा फील कर रहे हैं। यही सेंसेशन आपको बताती हैं कि आप किस बात से हर्ट हो रहे हैं। एवरीथिंग इज इन सेंसेशन, यानी मेरी बॉडी में ये सेंसेशन रिस्पॉन्स देने का रीजन है। जब आपको गुस्सा आता है और आपकी अवेयरनेस हट जाती है तो ऐसा क्या होता है आपकी बॉडी में कि आप सोच ही नहीं पाते? क्यों एकदम से ट्रिगर होकर कुछ ऐसा एक्शन कर जाते हैं और उसके तुरंत बाद आपको अवेयरनेस भी आ जाती है। उस वक्त आपके पास कुछ ऐसी अनकंट्रोल्ड सेंसेशंस थी जिन पर आप काबू नहीं रख सके और वो आपके वर्बल बिहेवियर में आ गई। या तो आपके हाथ चलने शुरू हो गए, या आपकी आवाज ऊंची हो गई, या आपने कुछ ऐसा बिहेव किया जो अब आपके लिए मुसीबत का कारण बनने वाला है। यानी कि अनकंट्रोल्ड सेंसेशंस मेरी लाइफ को इंपैक्ट करती हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ये सेंसेशंस जब मेरे काबू में ना हो तो ये मेरे एक्शंस को, मेरे रिस्पॉन्सेस को खराब करती हैं। बेशक ये आपके रिस्पॉन्सेस को खराब कर देती हैं। तो इन सेंसेशंस को रोकने का क्या कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन इसके लिए आपको इन सेंसेशंस की मास्टरी करनी होगी। हाँ, मास्टरी मैं एक मास्टर क्लास में नहीं करा सकती, लेकिन हाँ, इसे किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको आपके माइंड के अंदर ये बिलीफ जरूर क्रिएट कर सकती हूँ। कैसे? एक एक्सरसाइज के थ्रू कि आप जान पाए कि आप अपनी सेंसेशंस को किसी भी वक्त कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें अपनी बॉडी से हटा सकते हैं, एंड दिस इज पॉसिबल। अगर ये सेंसेशंस बार बार इस तरह से ना आए और मेरे कंट्रोल में रहें तो मेरा मेंटल बैलेंस बेटर रहेगा और मेरी लाइफ में रिजल्ट बेहतर क्रिएट होंगे। एंड कब ये सेंसेशंस आपकी बॉडी में डिजीज का रूप ले लेती हैं ये भी आपको पता नहीं चलता। जब आपकी सेंसेशंस आपकी बॉडी से संभल नहीं रही होती हैं और आप इन सेंसेशंस के लिए कुछ करते नहीं हैं तो आपकी बॉडी उसे डिजीज के रूप में बाहर निकालना चाहती है। आपके माइंड के लिए ये सिर्फ एक बिहेवियर है। हम इसे चाहे बीमारी कह दें, चाहे हम इसे पैनिक कह दें, चाहे हम इसे एंजाइटी कह दें, डिप्रेशन कह दें, माइग्रेन कह दें, डायबिटीज कहें या बीपी कहें, कुछ भी कहें हम, लेकिन माइंड के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बिहेवियर होता है। ये किसी भी रूप में बाहर निकल सकता है और इस तरह से ये हमारी वेलनेस को इंपैक्ट करता है। यानी आपके इमोशन में जरा सा भी ऊपर नीचे कुछ होता है तो वो आपकी हेल्थ पर सबसे पहला इंपैक्ट लेकर आएगा ही आएगा। तो मेरी हेल्थ को ठीक रखने के लिए मैं कितनी चीजों पर काम करूं, मैं कितनी चीजों को ठीक करूं। जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ के हर एरिया को बेस्ट देखना चाहते हैं हमेशा, राइट? और यही रीजन है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं, आप ग्रोथ का एहसास चाहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना ही है ग्रोथ करने के लिए। ग्रो करते रहना इसका स्वभाव है।
अगर ये इससे आप इसे हटा देते हैं तो ये कहीं और ग्रो करने लगता है। अगर आप इसे पॉजिटिवली ग्रो नहीं कराएंगे तो ये ग्रो करेगा एडिक्शंस में, ये ग्रो करेगा नेगेटिव थिंकिंग में, ये ग्रो करेगा एग्रेशन में, ये ग्रो करेगा अपने आप को विक्टिमाइज करने में, ये ग्रो करेगा डिजीजेस में, इलनेस में। और अगर आप इसे अपनी सक्सेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो ये ग्रो करेगा आपको नेगेटिव पैटर्न्स देने में। अगर आप इसे ग्रो नहीं कर सकते पैसा कमाने के लिए तो ये ग्रो करेगा पैसा गंवाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रो करना चाहता है। वेयर एनर्जी गोज द फोकस ऑलवेज देयर, राइट। आपके फोकस को एक स्थान पर लेकर जाने के लिए जरूरी है कि आप इन सेंसेशंस पर वर्क करें, और इसी के लिए आज का सेशन होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि इतनी सारी चीजें हैं, सब कुछ एक क्लास में तो पता नहीं चलेंगी, लेकिन हर मास्टर क्लास में कुछ ना कुछ नया होगा ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और मुझे भी कुछ ना कुछ नया लेकर आने में मजा आए। क्योंकि जैसे बार बार एक ही चीज को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही बार बार सेम टू सेम चीजों को पढ़ाना भी उतना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वैरायटी हर इंसान को पसंद है। जब हम सेफ हो जाते हैं तो उसके बाद हम लाइफ में वैरायटी ढूंढना शुरू करते हैं कि अब कुछ नयापन आना चाहिए, न्यूनेस चाहिए हमें लाइफ में। और जैसे ही हम अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं और हमारी लाइफ में वैरायटी आने लगती है, तो ये वैरायटी हमें प्रोवोक करती है कि हमें सिग्निफिकेंस भी लोगों में मिलनी चाहिए, हमें नोटिस होना पसंद है। इसीलिए तो नई नई चीजें खरीदना, उन्हें यूज करना, अपनी अपीयरेंस, अपने लुक पर फोकस करना। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है। एवरी पर्सन नीड सिग्निफिकेंस, बेसिक नीड है। अगर ये नीड आपके पास नहीं होगी तो आपकी लाइफ के मायने ही नहीं रहते हैं। एक छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो सिग्निफिकेंस के लिए रोता है कि कोई उसे देखे। आप कभी भी देख लीजिएगा, अगर वो चल रहा है, गिरता है, तो चारों तरफ देखता है पहले और उसके बाद वो रोता है। और अगर उसके आसपास कोई नहीं है तो वो ज्यादा रोने पर फोकस करने की बजाय अपने उस काम में लग जाता है जो उसे करना था, या जैसे वो खेल रहा था वो वापस अपने बिहेवियर को जारी रखता है। इट मीन्स सिग्निफिकेंस बचपन से ही हमारे पास ये नीड होती है। हमारे कौन से बिहेवियर्स, कौन से एक्शंस हमारे हैबिट में चेंज हो जाते हैं और कौन से हैबिट बिहेवियर कब हमारी एडिक्शन बन जाते हैं, हमें शायद पता ही नहीं चलता। और क्या ये एडिक्शन हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती हैं? बेशक। हमारी लाइफ के रिजल्ट्स को कंट्रोल करती हैं, बिल्कुल। एडिक्शन कौन नहीं निकलना चाहता है इससे? जो खुद इसमें है वो भी निकलना चाहता तो है, लेकिन उसे लगता है कि एडिक्शन इतनी कोई आसान चीज नहीं है जिससे यूं ही निकला जा सके। क्योंकि हम यही नहीं जानते कि कोई चीज हमारी एडिक्शन बनी है तो क्यों बनी है। यह एडिक्शन भी कहीं ना कहीं इन्हीं अनकंट्रोल्ड सेंसेशंस का नतीजा है कि हमने कभी किसी कमी को किसी और चीज से पूरा किया और हमें लगा कि शायद वहां से ये चीज पूरी हो रही है। याद रखिए, हमें लगा, ऐसा हुआ नहीं, हमें लगना शुरू हो गया। जैसे हमें लगता है ना कभी कभी कि सर में ऐसा लग रहा है कुछ ड्रिल कर रहा है, तो वो लगता है, वो होता नहीं है। नथिंग इज ड्रिलिंग। ड्रिल होता तो अब तक कहानी खत्म हो जाती, राइट। तो हमें कई चीजें लगती हैं, सिर्फ फील होती हैं, असल में उनका अस्तित्व होता नहीं है, बट हमारा माइंड उसे परसीव कर लेता है। यानी हमारा माइंड कुछ फिल्टर्स के थ्रू गुजरता है और उन फिल्टर्स को यूज करता है मेरी मेमोरी को क्रिएट करने के लिए। और इसी की स्टडी के लिए एनएलपी को डेवलप किया गया कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके थ्रू हमारा माइंड परसीव करता है, जहां मेमोरी को स्टोर रखता है, बाहर की दुनिया से कैसे हम चीजों को समझते हैं, दिस इज आवर न्यूरो। लिंग्विस्टिक्स पर हमने कल भी बात की थी। लिंग्विस्टिक है कि किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करता है आपके आसपास का माहौल, जो आप लैंग्वेज यूज करते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने में, उसको कैसे आपके आसपास का माहौल
आपके लिंग्विस्टिक से इंपैक्ट होता है और उस पर इंपैक्ट डालता है। यानी कि कैसे आपके वर्बल बिहेवियर या नॉन वर्बल बिहेवियर बाहर जाते हैं और कैसे बाहर से कोई रिस्पॉन्स आता है तो कैसे आपके ये वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर पर इसका इंपैक्ट होता है। कब आप क्या फील करते हैं ये डिपेंड करता है सामने से रिस्पॉन्स क्या आया है, और उस पर आप एक थॉट क्रिएट करते हैं और वो थॉट आपके इमोशन के बनने का रीजन होता है। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग तो एक ऐसी चीज हो जाती है जो एक सेट पैटर्न पर काम करती है। जी हाँ, आपके बिहेवियर एक प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है। आप अपने एनवायरमेंट में यानी अपने आसपास जो भी बिहेवियर करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, वो सब आपकी एक प्रोग्रामिंग बन जाती है। कभी कभी ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड होते हैं, कई बार अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, और इन बिहेवियर्स को बार बार करने से आपके साथ क्या होता है, ये आपकी हैबिट बन जाती है, और कुछ बिहेवियर आपके एडिक्शंस भी बन जाते हैं। यानी आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका जब फिक्स होता जाता है, जितना ज्यादा फिक्स हो जाता है वो एक पैटर्न का रूप लेता है। इसी को कहते हैं आपकी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए एग्जांपल्स क्या क्या है? व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग? जब भी आप अपने किसी भी काम को एक यूजुअल तरीके से, यानी कि हर बार आप उसे एक ही तरीके से करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मुझे पानी पीना है तो राइट हैंड मेरा पानी के लिए आगे बढ़ेगा, राइट? हमें खाना खाना है तो राइट हैंड से ही क्यों खाएंगे? हमें लिखना है तो हम राइट से ही क्यों लिखते हैं? हम लेफ्ट से क्यों नहीं लिख लेते? कॉन्शियसनेस हमारी लिखना जानती है, हमें पता तो है ना कि कैसे लिखा जाता है, फिर ये दूसरे हाथ से हम क्यों नहीं लिख पाते, सिर्फ राइट हैंड से ही क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोग्रामिंग को डेवलप किया है अपने न्यूरल पाथवे के थ्रू। न्यूरल पाथवे ऐसा एक लूप है जिसके जरिए आप अपनी मेमोरी को क्रिएट करते हैं। उनमें जितने न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनके जरिए वो उस मेमोरी को बचा लेते हैं और उस मेमोरी का एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं, और हमारे बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ऐसा हमें लगता है कि ऑटोमेटिक हो जाते हैं। असल में होता क्या है कि इन प्रोग्रामिंग को करते करते, प्रोग्राम को करते करते कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो जाता है कि उनके बीच से टाइम का गैप हट जाता है और हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये लगातार चल रहा है, अपने आप चल रहा है। ठीक वैसे ही अगर कोई चीज थोड़ी सी चले और रुके, फिर चले और फिर रुके, फिर चले और रुके, लेकिन इसके रुकने का जो गैप है वो इतना माइन्यूट हो जाए कि आप उसे देख ना पाए, समझ ना पाए, तो हमें लगेगा वो चीज लगातार चल रही है, रुक नहीं रही है। और यही हमें लगता है हमारे बिहेवियर्स में, हमारी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में, हमारी एडिक्शंस में। इसीलिए ये एक प्रोग्रामिंग की तरह से काम करता है। तो इस लूप को तोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? अगर मैं वहां से एक चंक को हटा दूं तो इस लूप में एक डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? यही करने में आपको हेल्प करती है एनएलपी, कि कैसे इन पैटर्न्स को तोड़ना है, कैसे इन पैटर्न्स को नया बनाना है और कैसे पूरी तरह से मिटा देना है। दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एनएलपी को 1970s में जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बेंडलर ने फाउंड किया। हालांकि सभी धर्मों के ग्रंथों में इसकी बात की गई है। हमेशा जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको हमेशा लगेगा अरे हाँ, ये तो हम जानते हैं, ये तो यहां भी कहा गया है। आप उसे कनेक्ट करने लगते हैं। क्यों? और कई बार जाने अनजाने आप देखेंगे कि ये चीज तो मैंने शुरू से यूज की है अब तक। जी हाँ, एनएलपी है ही क्या? आपके सबकॉन्शियस माइंड की स्टडी ही तो है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, उसकी स्टडी करने के बाद उसको किस तरह से बेहतर तरीके से काम कराया जा सकता है, इसके लिए आपके माइंड को सही तरीके से पैटर्न्स देने के लिए और पैटर्न्स को रिप्लेस करने के लिए कुछ टेक्निक्स बनाई गई, जिन्हें एनएलपी कहा गया, जिनमें आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व है। कहां से आई ये टेक्निक्स? कुछ लोग जो लोगों के इन्हीं पैटर्न्स पर काम कर रहे थे उस वक्त 20th सेंचुरी में, जहां पर कुछ साइकोथेरेपिस्ट थे, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, हिप्नोथेरेपिस्ट भी थे, कुछ फैमिली थेरेपिस्ट थे। उनमें से 3 ये लोग थे जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिल स्पर्स, ही वाज अ फैमिली थेरेपिस्ट आल्सो। वर्जीनिया सेटर अपने समय की बहुत ही अच्छी फैमिली थेरेपिस्ट रही हैं और इन्होंने
कपल्स पर, फैमिली के लोगों पर, और खासकर उन लोगों पर, उन सोल्जर्स पर काम किया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रॉमा झेल कर आते थे। उन्हें हील कर दिया करती थी ये, उनके माइंड से कुछ ऐसे पैटर्न्स को हटा दिया करती थी जिससे वो ट्रॉमा से बाहर आ जाते थे। और मिल्टन एरिक्सन जो हिप्नोथेरेपिस्ट रहे हैं इस दुनिया के आज तक के सबसे बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट, मिल्टन एरिक्सन, जिन्होंने मैजिक किए हैं अपनी लाइफ में, मैजिक क्रिएट किया है एनएलपी को यूज करके, हिप्नोसिस को यूज करके, इन सभी की कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिन्हें मिक्स करके और थोड़ा और डेवलप करके इन पैटर्न्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज किया गया। और इन्हीं सब पैटर्न्स को इकट्ठा करके, इन सभी टेक्निक्स को इकट्ठा करके एनएलपी की एक कंप्लीट स्टडी रेडी कर दी गई, जिसे आप एनएलपी की एक्सरसाइजेस को यूज करते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स जो न सिर्फ आपके एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को बल्कि आपके इंटरनल कम्युनिकेशन को, यानी आपका कम्युनिकेशन सेल्फ से कैसा है, इसे भी इम्पैक्ट करते हैं। कुछ ऐसे टूल्स को यूज किया गया है एनएलपी में। इसी को हम एनएलपी के नाम से जानते हैं। हमारे इंटरनल वर्ल्ड में कितना कुछ चलता रहता है हमेशा, और जो कुछ भी चलता हो उसका एक ही रिजल्ट निकलता है, हमारा इमोशन। और ये इमोशन या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। और अगर ये इमोशन पॉजिटिव होगा तो बाहर के वर्ल्ड में हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इम्प्रोवाइज हो जाएगा और रिजल्ट बेहतर हो जाते हैं, क्वालिटी अच्छी हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट की भी। लेकिन अगर यही इंटरनल कम्युनिकेशन खराब हो जाए, इसकी क्वालिटी, तो क्या होगा, इस इमोशन की क्वालिटी खराब हो जाए तो क्या होगा, तो बाहर के वर्ल्ड में भी उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग रहते हैं, वो जो करते हैं, उनकी जो एक्शंस हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, और उनके साथ मेरी जो डीलिंग्स हैं, मेरे जो रिस्पॉन्सेज हैं, वही मेरा एनवायरनमेंट है, राइट? मेरे आसपास मैं कहाँ रहती हूँ, कैसे लोगों के बीच रहती हूँ, जिस फैमिली में रहती हूँ उनके वैल्यूज क्या हैं, बिलीफ क्या है, किस तरह से वो लोग मुझसे रिलेट करते हैं, क्या हमारे इमोशनल लेवल्स हैं, उसी से मिलकर मेरा एनवायरनमेंट बनता है। यानी मेरी सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है, दिस इज माय एनवायरनमेंट। चाहे वो मेरे वर्क प्लेस पर है, फैमिली में है, या कहीं पर भी किसी भी समय पर। मेरे रिलेशनशिप्स ये मेरे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और इसी एनवायरनमेंट में मेरे पास मेरी बॉडी को यूज करने के लिए मेरे कुछ एक्शंस हैं, और उन्हें आप कहते हैं आपके रिस्पॉन्स, आपके बिहेवियर। यानी आप इस एनवायरनमेंट में अपने बिहेवियर्स को और अपने रिस्पॉन्सेस को छोड़ते हैं, अपने एक्शंस को छोड़ते हैं, और इस यूनिवर्स में आप जो भी देते हैं उसका एक इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो जरा सोचिए कि किस क्वालिटी का बिहेवियर या रिस्पॉन्स बाहर गया है तो किस क्वालिटी का वापस आना चाहिए। और इसकी इंटेंसिटी अक्सर ज्यादा होती है, जिस स्पीड से, जिस इंटेंसिटी से ये गया था, उससे कहीं ज्यादा इंटेंसिटी से ये वापस आता है। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को एग्रेशन के साथ कुछ वर्ड्स कहे तो मोस्टली क्या होता है कि वो और ज्यादा एग्रेशन के साथ ही वापस आते हैं, और वहां पर आपकी लाइफ की एक क्वालिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें लगता है कि मेरे एनवायरनमेंट में इतनी गड़बड़ है, ये एनवायरनमेंट की गड़बड़ अगर ठीक हो जाए तो मैं बिल्कुल सही हो जाऊं। लेकिन एक बात बताइए, जब एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा तो आपको चेंज करने में क्या सिर्फ एक रात लगेगी? क्या आप रातों रात बदल जाएंगे? सोच कर देखिए। आज ही सब कुछ ठीक हो जाए तो क्या आप अपनी हर पुरानी याद को भूल जाएंगे? आज ही आपके एनवायरनमेंट में जितने भी चैलेंजेस हैं वो सब खत्म हो जाएं तो क्या आप अपने पास्ट की उन यादों को भूल जाएंगे जो आपको तकलीफ दे रही हैं? और अगर नहीं भूल पाएंगे तो क्या वो आज आपको इम्पैक्ट कर रही हैं? आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, क्या उससे जो तकलीफ मिल रही है वो आज आपको इम्पैक्ट कर रही है? जी हाँ, कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट में हर एक मोड़ पर वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब आप पिछले अपने पास्ट को भूल ही नहीं पाएंगे, आपके एनवायरनमेंट में चाहे कितना भी बड़ा चेंज आ जाए, तो ये बताइए कि आपके प्रेजेंट सिचुएशंस बदल कैसे जाएंगी, आपके बिहेवियर बदल कैसे जाएंगे आपका एनवायरनमेंट चेंज होने से। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट। लेकिन हम फिर भी
किसे चेंज करने की कोशिश करते हैं? एनवायरमेंट को, जो हमेशा रिएक्टिव है कि यहां से जो जाएगा वैसा ही रिएक्शन आएगा, इसीलिए तो रिएक्टिव है। यहां पर आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते चीजें, तो कंट्रोल कहां करूं? सामने वाला बात ही ऐसा करता है कि मुझे वो जवाब देना ही पड़ता है, मैं क्या करूं? तो अगर आप इस एनवायरमेंट को ठीक करने लगे तो जरा सोचिए आपको किस किस को ठीक करना होगा। सबसे पहले आपके करीबी, जो आपके साथ रहते हैं वो लोग। ऑन एंड एवरेज 5 लोग तो होंगे आपकी फैमिली के जो क्लोज होंगे। सबसे पहले आपको उन 5 लोगों को चेंज करना होगा, उनके बिहेवियर्स ठीक करने होंगे, आपको उन्हें सुधारना होगा। उसके बाद आपके क्लोज फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे तो 2 या 3 तो होंगे ही, फिर आपको उन्हें चेंज करना होगा। उसके बाद आपके बॉस, आपके कलीग, जिन जिन से डेली बेसिस पर आपका वास्ता पड़ता है, जिन जिन की वजह से आपका इमोशन अप डाउन होता है, आपको उन सब लोगों को सुधारना होगा। क्या ये पॉसिबल है कि ये सारे के सारे लोग सिर्फ इसलिए सुधर जाएं ताकि मैं अच्छा फील करूं? क्या कभी भी ये पॉसिबल है? और अगर नहीं, तो फिर आज तक जो हम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? लेकिन क्या मुझे खुद को चेंज करना आसान है उन सब लोगों को चेंज करने के मुकाबले? लेकिन मेरे चेंज करने से क्या होगा? सामने वाले तो चेंज नहीं होंगे ना। आर यू श्योर कि चेंज नहीं होंगे? अभी आपने देखा कि मेरे रिस्पॉन्सेस का एक रिएक्शन मिलता है मुझे। याद रखिए, आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं उसका मीनिंग आपको उसके रिस्पॉन्स के रूप में मिलता है। आपने किसको क्या कहा ये मैटर नहीं करता, सामने क्या पहुंचा वो आपको उसके रिस्पॉन्स से पता चलेगा। तभी तो हम बार बार सफाई देने लगते हैं फिर, अरे मैंने ये नहीं कहा था, मेरा तो मतलब ये था, आपका मतलब कुछ भी हो, वहां मतलब वो समझ नहीं आया। और वो मतलब क्यों समझ नहीं आया, ये गड़बड़ क्यों हुई? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, कि कहीं ना कहीं इस इंटरनल कम्युनिकेशन ने आपकी अवेयरनेस को सपोर्ट नहीं किया, और इसकी वजह से आप वो चीजें ऑब्जर्व नहीं कर पाए जो सामने वाले को समझाने के लिए जरूरी थी। हर एक इंसान के समझने का तरीका अलग है, ये आप मानते हैं? अगर ऐसा ना हुआ करता तो एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए आप एक अडल्ट की तरह बात करते, वो छोटे बच्चे की तरह घुटनों पर आकर या उसे गोद में उठाकर उसके लेवल पर जाकर धीरे धीरे बात करके अपने समझाने के तरीकों को चेंज ना करते। अगर हर इंसान का तरीका सेम होता तो। इसी तरह हर इंसान के समझने का, सोचने का तरीका अलग है। क्या है ये तरीका? व्हाट इज दिस? सबसे पहले मेरे इंटरनल वर्ल्ड में आखिर क्या क्या है? आपके इंटरनल वर्ल्ड में आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलीफ और आपके वैल्यूज। बट ये है क्या? थोड़ा सा इन पर बात करेंगे। वैल्यूज, मेरे आसपास के माहौल में मैंने किन चीजों को अडॉप्ट किया है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कहीं पर आपके लिए आपके फैमिली के वैल्यूज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उन्हें बाईपास नहीं करते कभी। नहीं नहीं, मेरी फैमिली में ये अलाउड नहीं है, बीइंग अ गर्ल आई कांट डू दिस। कहीं पर आपकी रोल आइडेंटिटी में, आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी आपको रोक देती है कुछ चीजों से और लिमिट लगा देती है। नहीं नहीं, मेरे प्रोफेशन में ये अलाउड नहीं है, मेरा प्रोफेशन इससे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, इट डजंट कॉम्प्लीमेंट माई प्रोफेशन, अच्छा नहीं लगेगा मेरे प्रोफेशन में ऐसा करते हुए। सो यहां पर आपके प्रोफेशनल आइडेंटिटी काम कर रही होती है। बिलीफ क्या है मेरे? क्या मैंने अपने आप को कुछ ऐसे बिलीफ दिए हैं जो मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बिलीफ दिए हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे फेवर में काम कर रहे हैं? हो सकता है मेरा बिलीफ हो कि रिलेशनशिप हमेशा जी का जंजाल ही बन जाती है, तो क्या होगा मेरे साथ? दिस यूनिवर्स इज गोइंग टू फेवर, गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। तो आपके रिलेशनशिप आपके जी का जंजाल बनने वाले हैं। अगर आप रिलेशनशिप को बंधन मानते हैं तो उसमें घुटन तो होगी फिर आपको, और उस बंधन से आप बाहर निकलना चाहेंगे।
अगर लोगों ने आपके अंदर बिलीफ डाल दिया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप जितने मर्जी ऊंचे सपने देख लीजिए, आपकी आइडेंटिटी वही रहने वाली है, मिडिल मैन की, मिडिल क्लास फैमिली की। उससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कॉमन मैन अगर आप खुद को समझते हैं तो कैसे खास बनेंगे? कॉमन मैन नाम से ही क्या उसके ड्रीम्स बड़े बड़े होंगे? सोचकर देखिए, जब कॉमन मैन है तो ड्रीम बड़े कहां से हो जाएंगे? तो अगर आप कॉमन मैन बनकर जिंदगी बिता रहे हैं आज तक, तो खास चीजें आपके साथ कैसे होंगी? लाइफ में मिरेकल्स कैसे क्रिएट होंगे? दिस इज योर आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी हमें मिल कहां से रही है? हमें मिल रही है हमारे एनवायरमेंट से। कभी हम एक छोटा सा काम नहीं कर पाए तो किसी ने हमें कहा, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता, यू आर इडियट। और वहां पर सिर्फ एक काम के लिए मुझे ऐसी आइडेंटिटी दी गई दैट आई एम इडियट। अब मेरे सारे एक्शंस इस बात के लिए मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा बिहेवियर मेरी आइडेंटिटी को प्रूव करने में लग जाएगा कि मेरे सारे काम ऐसे हों जिनमें इडियोटिक मुझे फील हो और लोगों को पता चले कि मैं इडियट की तरह बिहेव कर रही हूं। यानी आप हमेशा अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करते हैं। कल भी हमने बात की थी कि जब आप अपने पेरेंट्स के सामने हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बेटे हैं या बेटी हैं, उसी के हिसाब से आप बिहेवियर करते हैं, उससे बाहर आप नहीं जाते। बॉस के सामने आप सिर्फ एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय वाला ही बिहेव कर सकते हैं। वहां पर आप अपने घर में क्या पोजीशनिंग रखते हैं, बेशक आप अपने घर के मेन मेंबर हैं, लेकिन वहां पर बॉस के सामने आप एम्प्लॉय वाला ही बिहेवियर करेंगे, चाहे वहां पर कुछ भी हो रहा हो आपके साथ। तो आप एक्शन किसके हिसाब से लेते हैं? अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से। लेकिन ये आइडेंटिटी आपको मिल कहां से रही है? लोगों से। आपकी सेल्फ इमेज क्या है? आपने खुद को क्या समझा हुआ है? व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी के लिए थोड़ा सा बता देती हूं। आई एम, इसके बाद आप जो भी वर्ड अक्सर यूज करते हैं, जितने भी वर्ड्स आप यूज करते हैं, वो सब आपकी आइडेंटिटी में शामिल है। आई एम फ्रस्ट्रेटेड, कभी कभी आपने कहा होगा। तो अब आपके सारे बिहेवियर, सारे एक्शंस और सारी कैपेबिलिटीज आपको फ्रस्ट्रेट होने के लिए फेवर करना शुरू कर देते हैं। आपके रिस्पॉन्सेस भी वही होते हैं जो आपको और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने में हेल्प करेंगे। कभी आप कहते हैं आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड, तो अब आपकी रिस्पॉन्सेस, आपके बिहेवियर्स, आपकी हैबिट्स आपको और ज्यादा इसी तरफ लेकर जाएंगे, आपको और ज्यादा स्ट्रेस करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, वहां से निकलने के लिए नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स मेरी आइडेंटिटी मेरे पूरे माहौल को, मेरे बिहेवियर को बार बार कंट्रोल कर रही है, तो क्यों ना मैं इस आइडेंटिटी को ठीक कर लूं। तो मेरी आइडेंटिटी होनी क्या चाहिए, मैं इसे बदलूं कैसे आखिर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन ये आइडेंटिटी हो किस हिसाब से, ये भी तो नहीं पता। ये आइडेंटिटी का ओरिजिन क्या है, किससे मैच करूं मैं आइडेंटिटी को? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे भी पहले सवाल उठता है कि आपके जो बिहेवियर, जो वर्बल बिहेवियर हैं, जो हैबिट्स हैं, जो एक्शंस हैं, आप तो हमेशा उनको सुधारने में लगे रहते हैं कि आप अपनी एक हैबिट पर काम कर रहे हैं, एक नई हैबिट बना रहे हैं। कितनी मुश्किल होती है आपको एक हैबिट बनाने में या एक हैबिट मिटाने में। लेकिन क्या आप जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी ही आसानी से इन कामों को कर सकता है, उतनी ही आसानी से अगर आप इसके न्यूरल पाथवे अंदर क्रिएट कर दें तो आपके लिए इन बिहेवियर और इन हैबिट्स को चेंज करना कितना आसान हो जाएगा। डू यू थिंक कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाकर अपनी बॉडी सेल्स को ना थकाएं? कम से कम अपनी बॉडी सेल्स को जब आप लेबर करने के लिए, वर्क करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं तो आपको समय ज्यादा लगता है, लेकिन जो काम आपके माइंड से होता है उसमें काम उस काम में कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि माइंड की स्पीड बॉडी से कहीं ज्यादा है। आप कहेंगे, अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने स्कूल के बारे में सोचिए, तो अब तक तो आप स्कूल पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां से अगर आपको अपनी बॉडी को स्कूल लेकर जाना हो तो कितना समय लगेगा? सोच कर देखिए।
अगर आप दूसरे शहर में बैठे हैं तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन आपका माइंड वहां पहुंच चुका है। इसी तरह से आपके एक्शंस, बिहेवियर और हैबिट्स के लिए भी आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी ही तेजी से काम करता है। बट इसका राइट तरीका क्या होना चाहिए, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए पहले तो जरूरी है आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझें कि आपके पास जब भी इमोशन होगा या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आप इसे कहेंगे अपनी रिसोर्सफुल स्टेट, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो आप इसे कहेंगे अनरिसोर्सफुल स्टेट। लेकिन ये रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल ही क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब भी आप रिसोर्सफुल होते हैं तो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं। आपने आज तक बहुत सारी स्किल्स सीखी हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है आपको पता है, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग के समय पर आपके पास अगर कंफ्यूजन आ जाए तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्किल खो चुके हैं? जी नहीं, उस वक्त आप अपनी स्किल नहीं खोते हैं। उस वक्त आप उस एनवायरमेंट को खो देते हैं अपने माइंड में जो रिस्पॉन्सिबल है आपके इस रिसोर्स को यूज करने के लिए, आपकी स्किल को यूज करने के लिए। जब भी आपके पास फियर होता है तो आपकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको एग्जाम का फियर आ जाए तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपको कंसंट्रेट नहीं करना आता? जी नहीं, आप कंसंट्रेट करना जानते हैं, लेकिन अब आपके माइंड का इमोशन आपको कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा। तो आप रिसोर्स होते हुए भी अपने रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते, इसलिए नेगेटिव इमोशन आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट बनता है। यानी वो स्टेट, वो इमोशन जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाते। हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनी है 125 साल तक जीने के लिए, डिजीज फ्री होकर जीने के लिए, लेकिन उसके बाद भी 40 की उम्र पहुंचते पहुंचते डिजीजेस शुरू हो जाती हैं और दवाइयां शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी वेलनेस के रिसोर्स को यूज नहीं कर पा रही है। और वो वेलनेस का रिसोर्स क्यों खो रहे हैं? What is the reason? The only thing is your state. इसीलिए कहा आपकी स्टेट आपकी डेस्टिनी है। अगर हमें लाइफ के किसी भी एरिया में ग्रो करना है तो हमें अपनी स्टेट पर फोकस करना होगा। जब भी आप किसी इमोशन में होते हैं आप एक्शन जरूर लेते हैं, चाहे वो एक्शन वर्बल हो या नॉन वर्बल हो। अगर ये एक्शन वर्बल हुआ तो आप अपने वर्ड्स का यूज करेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और वो जिस भी इमोशन से पहुंचाएंगे उसी पर डिपेंड करेगा रिजल्ट कैसा होगा। इसी तरह कुछ नॉन वर्बल बिहेवियर्स होते हैं, बॉडी में गूज बम्प्स का आना, शिवरिंग हो जाना, वाइब्रेशन होना, बॉडी में टेम्परेचर का शिफ्ट हो जाना, आपकी आर्टरी श्रिंक हो जाती है, बॉडी टाइट हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। कई बार जब आपको घबराहट होती है आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कितने सारे नॉन वर्बल एक्शंस आपके पास होते हैं। और जब भी ये नॉन वर्बल एक्शंस आपके पास होते हैं तो दो चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहला आपकी फिजियोलॉजी पर, यानी अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो आप ये फिजियोलॉजी के साथ तो नहीं बैठेंगे और आपका एक्सप्रेशन स्माइलिंग तो नहीं होने वाला है। और इसी तरह से अगर आप खुश हैं तो आप ऐसे तो नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। यानी आपका जो भी इमोशन चल रहा है वो आपकी फिजियोलॉजी और आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है उससे प्रेजेंट होता है, और आपके माइंड के थॉट रिफ्लेक्ट होते हैं आपके चेहरे से। आपके फेस के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से आपके माइंड की स्टेट को दर्शाते हैं। यानी आपके माइंड में किस वक्त पॉजिटिव इमोशन है, किस वक्त नेगेटिव है, वो डायरेक्टली आपके फेस से पता चलता है, क्योंकि आपके फेस की 70 मसल्स डायरेक्टली आपके माइंड से कनेक्टेड हैं। तो माइंड में जो चलेगा वो आपके फेस तक आएगा। लेकिन एक बात बताइए, जब ये हो सकता है तो जब आप अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करेंगे तो क्या आपका थॉट चेंज नहीं होना चाहिए? थिंक अबाउट इट, होना चाहिए। तो क्या मैं अपने माइंड में जो कुछ चल रहा है उसे चेंज करने के लिए अपनी बॉडी को यूज कर सकती हूं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एक बार अपने कंधों को जरा खोलकर बैठिए, अपनी चेस्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए कि आप ब्रीद अच्छे से कर पाए, और एक गहरी सांस भर के जरा आंखों को बंद कर लीजिए।
और अब जरा अपनी बॉडी के अंदर और अपने माइंड के थॉट को ऑब्जर्व कीजिए। चलिए अब किसी ऐसी घटना के बारे में सोचिए जो पिछले हफ्ते में आपके साथ घटी हो और उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ होगा या कोई फाइट हो सकती है या कोई ऐसी चीज जो आपको प्लेजेंट नहीं लगी थी, और अब महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपके कंधों में क्या चेंज आ रहा है, आपकी ब्रेथ में क्या चेंज आ रहा है। चलिए कंधों को थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए, सांस को थोड़ा और गहरा कर दीजिए और इस बार जरा स्माइल लेकर आइए फेस पर। ब्रॉड स्माइल, जी हाँ, ब्रॉड स्माइल, पूरी तरह से, जी यस। खुलकर स्माइल कीजिए और फिर उस इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप स्माइल करते रहेंगे। कीप स्माइलिंग और फिर से उस इंसिडेंट्स को सामने लेकर आए जो लास्ट वीक हुआ, फिर से लेकर आए सामने, बट कीप स्माइलिंग। सामने लेकर आते रहे बट कीप स्माइलिंग। स्माइल करते रहें और उसे याद करते रहें, स्माइल करते रहें और ज्यादा और उसे याद करते रहें, उसे सामने लेकर आते रहें। स्माइल कीजिए, खुलकर स्माइल कीजिए और थोड़ा और ज्यादा स्माइल करते हुए उसे सामने लेकर आने की कोशिश कीजिए। ओके, धीरे धीरे रिलीज करके आंखें खोलिए। जब आप पहले उस मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो आपके लिए इजी था, लेकिन स्माइल करते हुए उस मेमोरी को दोबारा से याद करना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार जा रही थी मेंटल स्क्रीन से, उसकी इंटेंसिटी कम हो रही थी। उतनी तकलीफ क्या वो दे पा रही थी जितना पहले दे रही थी? वो फीलिंग दे पा रही थी जो आपको पहले दे रही थी? क्यों? हमें फीलिंग से ही तो पता चलता है हमारा इमोशन खराब हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक थोड़ी सी फिजियोलॉजी चेंज करके और जरा सा स्माइल करके मैं किसी भी नेगेटिव इमोशन से अटैच वाली अपनी मेमोरी को याद करती हूं तो वो मुझे वो फीलिंग ही नहीं देती। यानी मेरे इमोशन को सही रखने के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरी फिजियोलॉजी और मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस। अगर मुझे अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रखना है तो मेरी फिजियोलॉजी का रिमोट कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए। यहां पर मेरी फिजियोलॉजी के लिए मेरा माइंड अवेयरनेस में रहना चाहिए, मेरी फिजियोलॉजी मुझे सपोर्ट करे, इसके लिए मेरे माइंड के पास अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर मैं अपनी फिजियोलॉजी पर वर्क करूं तो मुझे पता है कि यहां पर चलने वाले थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, और यही तो हम करना चाहते हैं हमेशा से। इसके चक्कर में कभी मेडिटेशंस करते हैं, कभी कोई तरीका सीखते हैं, कभी कोई तरीका सीखते हैं, लेकिन इसकी मास्टरी अगर आप कर लें तो आपकी बॉडी अपने आप इस रिसोर्स को यूज करना भी सीख जाती है। कैसे? अभी आप अगर पैटर्न डालेंगे कि आप जैसे ही इमोशन खराब होता है आप अपने कंधों को स्ट्रेट कर लेते हैं और अपने फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज कर लेते हैं, अपनी ब्रेथ पर वर्क कर लेते हैं, उसे गहरा कर लेते हैं। बस इतना सा करना होता है और आपकी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, आपका इमोशन बैलेंस होना शुरू हो जाता है। आप जैसे जैसे इस पैटर्न को बार बार यूज करते हैं तो वो पुराने पैटर्न को ब्रेक करके धीरे धीरे ये न्यूरल पाथवे ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप इस न्यूरल पाथवे को यूज करते हैं अपने फेवर में। यानी अगली बार जब आपकी स्टेट खराब होगी, आपका इमोशन खराब होगा, तो आपको कॉन्शियसली ये सब नहीं करना पड़ेगा। आपकी बॉडी खुद अपनी पोजीशनिंग चेंज कर लेगी और आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे। जी हाँ,
दिस इज ऑल अबाउट कि आपका माइंड सीख चुका है कि इस सिचुएशन से मुझे डील कैसे करना है। आपका माइंड नहीं चाहता कि आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहें। आपका माइंड नहीं चाहता कि आप ज्यादा देर तक किसी भी पेन को बर्दाश्त करें। और इसलिए जब ये सीख जाता है, इसे अच्छा फील होता है इमोशन वाइज, मेंटल स्टेट वाइज, तो ये उस तरीके को अपने पास रखना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जब बहुत देर तक काम करने के बाद आपका वो काम पूरा होता है तो आपकी बॉडी कैसे रिलीफ लेती है, लाइक दिस। आप रिलीव करते हैं एकदम से और आप रिलैक्स फील करते हैं पहले से ज्यादा, यानी आप अपनी बर्डन को, अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड लर्न करता है चीजों को। लेकिन क्या मुझे सिर्फ फिजियोलॉजी पर वर्क करना होगा और ये पॉसिबल है कि फिजियोलॉजी पर वर्क करके मैं अपने आप को ठीक कर लूं? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगेन सिर्फ बॉडी को यूज करेंगे तो समय ज्यादा लगता है। बॉडी एक टूल की तरह काम करे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में हम वो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट करें जिससे आप चीजों को डील करना सीख जाएं। क्या ये बेहतर नहीं होगा? क्या मेरी पुरानी मेमोरीज जो मुझे परेशान कर रही हैं उनसे मुझे छुटकारा दिला सकते हो आप? ये तो एक बार की बात हुई कि आपने डील कर लिया और अब इमोशन ठीक हो गया, लेकिन दोबारा भी तो मुझे याद आएगी वो मेमोरी। उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त के लिए आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिससे आप उस मेमोरी के न्यूरल पाथवे को वहां से हटा पाएं, उसके जो गहरे पैटर्न हैं उनको ब्रेक कर पाएं कि जो फीलिंग वो अब तक आपकी बॉडी में दे रहे थे वो फीलिंग ना देकर वो आपको न्यूट्रल तो रख पाए कम से कम। मैं ये नहीं कहती कि खराब मेमोरी को सोचकर आप खुश होना शुरू कर देंगे, बट कम से कम जो तकलीफ हो रही है वो तो ना हो, मेरी स्टेट खराब तो ना हो एटलीस्ट। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं कहूं हाँ ये पॉसिबल है कि मेमोरी आपको याद रहेगी लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं देगी, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं, जब आप इसे करेंगे तब आप इसे मानेंगे। और इसे करने के लिए आपको एक लाइव एक्सरसाइज करनी होगी, यानी अपने माइंड में आपने खास जगह पर उस मेमोरी को रखा हुआ है, और अगर आपने उसे खास जगह पर रखा हुआ है तो वो खास फीलिंग तो जरूर देगी। जैसे आपके बचपन का कोई एवरेज दिन आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन कोई खास दिन आपको याद है, या तो वो खास दिन पॉजिटिव इमोशन से जुड़ा है या नेगेटिव इमोशन से जुड़ा है। या तो उस दिन स्कूल में डांट बहुत पड़ी थी, पिटाई हो गई थी, या उस दिन कोई रिवार्ड मिला था आपको। मोस्टली ये दो ही चीजें आपको याद रहती हैं, तो आप बहुत मस्ती कर रहे थे उस दिन, आपको वो दिन याद है, या आपका दिन बहुत ही खराब गया था, आपको वो दिन याद है। यानी कुछ खास जगह पर रखी चीजें ही हमें याद रहती हैं। यानी मेरा माइंड चीजों को अलग अलग जगह पर स्टोर करता है, मेमोरी को अलग अलग तरीके से रखता है। कैसे? चलिए मैं अगर आपको कहूं, आप जरा कंधे सीधे कीजिए और आंखें बंद करें एक बार। अब जरा आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में सोचिए। वो आपको याद आएंगे तो उनकी कोई ना कोई पिक्चर वहां पर क्रिएट होगी। इस पिक्चर को देखने की कोशिश करें कि इसकी लोकेशन क्या है, और क्या ये कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है। क्या ये आपके करीब है या आपसे दूर फील हो रही है आपको? ओके, आंखें खोलें अपनी। क्या आप देख पाए हैं? कैसे अपने माइंड में आप देख पाए हैं? नए लोगों को पर खास मैं चाहूंगी आप लोग रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि बाकी लोग तो स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं, जान चुके हैं इन चीजों को काफी आगे तक। क्या आप उस पिक्चर को अपने माइंड में देख पाए हैं जिस भी सेलिब्रिटी के बारे में आपने सोचा था? जाहिर सी बात है उसकी एक लोकेशन होगी, या तो आपको लेफ्ट में दिखी होगी, मिडल में दिखी होगी, या राइट में दिखी होगी।
या तो वो कलरफुल होगी या ब्लैक एंड व्हाइट होगी, या तो पास होगी या थोड़ी दूर होगी, या बहुत दूर होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, जब सेलिब्रिटी का नाम आया होगा तो आपने या तो उसे याद किया होगा जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, या चांसेस हैं जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, हो सकता है आपने उसको भी देखा हो। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, राइट? ओके, अब जरा फिर से कंधे सीधे करें और आंखें बंद करके एक गहरी सांस लें। और अब जरा उस इंसान के बारे में सोचें जो आपके घर के आसपास या आपकी कॉलोनी का वॉचमैन है, या कोई गार्ड, या कोई ऐसा हेल्पर जो आपके आसपास हो, कोई भी एक ऐसा इंसान। अब इसके पिक्चर को देखिए जरा। क्या ये उतनी ही ब्राइट, उतनी ही कलरफुल है? क्या ये उतनी ही पास है? क्या इसकी लोकेशन सेम है? क्या ये उतनी ही ब्राइट? इन सब सवालों के जवाब के बाद अपनी आंखें खोल लेंगे। क्या दोनों की दोनों पिक्चर आपको एक ही जगह पर दिखी हैं, या इनमें कुछ डिफरेंस लगा आपको? क्या दूसरी पिक्चर भी उतनी ही पास थी, उतनी ही बड़ी थी, या थोड़ी सी दूर लग रही थी और थोड़ी सी हल्के कलर्स में थी, थोड़ी डिम लग रही थी, थोड़ी दूर लग रही थी, राइट? क्यों? दोनों ही इंसान हैं, आपने दोनों को अलग अलग जगह पर अपने माइंड में क्यों रखा है? क्योंकि जिस सेलिब्रिटी को आपने देखा, या तो वो आपको बहुत पसंद है या आपको नापसंद है। यानी कि मेरी पसंद को अलग जगह, मेरी नापसंद को अलग जगह, और जिन लोगों के लिए मैं न्यूट्रल हूं उनको अलग जगह रखता है मेरा माइंड। यानी कि हर एक मेमोरी को अलग जगह पर रखना जानता है। इसी तरह से आपकी पेन वाली मेमोरीज अलग जगह पर रखी हैं, और आपके जो खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो मेमोरीज आपकी अलग जगह पर रखी होती है आपके माइंड में। लेकिन अगर मैं इनकी जगह को हटा दूं, बदल दूं, तो भी क्या ये वही फीलिंग देती हैं? एक बात बताइए, आपने अपने ड्राइंग रूम में एक सोफा रखा और बिल्कुल पहले फ्रंट में उसको आपने रखा, तो आपका ड्राइंग रूम कैसा लग रहा था आपको? और अब जरा उस सोफे को उठाकर जरा कॉर्नर में पहुंचा दीजिए और उस सोफे के कलर को थोड़ा फेड आउट कर दीजिए, तो क्या अब आपका ड्राइंग रूम आपको वही फील देगा, वही फीलिंग आएगी आपको? जी नहीं, आपने इसकी जगह से और इसके रूप से छेड़छाड़ की है। अब ये वो फीलिंग नहीं दे पाएगा। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं हम पूछते हैं, नहीं नहीं वो फील नहीं दे पा रहा है, ये जो मुझे, मैं सोच रहा हूं, जो मुझे चाहिए वो नहीं है यहां पर। तो मिसिंग क्या रहता है कि हम जिस तरह से उस चीज को देखना चाहते हैं वो वैसी अब नहीं दिख रही, तो वो फील नहीं देती है हमें। इसी तरह से आपकी मेमोरीज होती हैं। अगर इन पिक्चर्स के साथ मैं थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दूं, तो उसके बाद ये पिक्चर्स, ये इमेजेस आपको वो फीलिंग ही नहीं देंगी जो अब तक दे रही थी। क्या आपको ये लगता है ये पॉसिबल है? चलिए इतना तो मानेंगे कि अगर इनकी जगह चेंज हो जाए, कि वो सेलिब्रिटी की इमेज जो मुझे पास दिख रही थी वो बहुत दूर छोटी सी दिखे, ब्लैक एंड व्हाइट सी दिखे, और दूर बार बार इधर उधर जंप करती हुई दिखे, तो शायद अब वो फीलिंग नहीं आएगी मुझे उस इंसान के लिए, उतना वो मुझे इंप्रेसिव नहीं लगेगा। डू यू थिंक? चलिए करके देखते हैं। पेन उठाइए, जरा पेन को उठाइए, और जैसे ये पेन है तो इसकी टिप पर जरा देखना शुरू कीजिए, और उस सेलिब्रिटी के बारे में सोचिए, उसको अपने माइंड में देखिए, उसकी इमेज को, उसके बारे में सोचिए।
और अब जरा अपने पेन को मूव करें, लेकिन अपनी नजर उस टिप पर ही रखेंगे। आप याद करते रहेंगे उसकी पिक्चर को, इमेज को, सेलिब्रिटी को, उसके नाम को रिकॉल करते रहें और उसके बारे में सोचें। अब जरा पेन को डिस्प्लेस करें, ऊपर लेकर जाएं, बट स्टिल यू आर लुकिंग एट द टिप और उस सेलिब्रिटी के बारे में आप सोच रहे हैं। अगेन लेफ्ट में लेकर जाएं, बट आप वही करते रहेंगे जो आप अब तक कर रहे थे। डाउन लेकर आए पेन को, राइट लेकर जाएं, राइट अप लेकर जाएं, अपनी नजर आप टिप पर रखेंगे, याद करते रहेंगे उसे। ऊपर लेकर जाएंगे, मिड में लाएंगे। अब आप जल्दी जल्दी अपने इस पेन की टिप को इसी तरह से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन अपने माइंड में आप वही करते रहें जो आप अब तक कर रहे थे। डिस्प्लेस करें पेन को बार बार और सोचते रहें। डिस्प्लेस करें और सोचें। थोड़ा और फास्ट करेंगे मनोहर जी। ग्रेट, नाइस, यस, कीजिए, मजा आएगा आपको। यस, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, कॉर्नर, राइट अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। ओके, स्टॉप, पेन को रख दीजिए एंड यहां देखिए। अब जरा सोचिए उस सेलिब्रिटी की पिक्चर के बारे में एक बार। क्या हो रहा है उसके साथ? अब याद नहीं आ रही? ओके, पिक्चर टिक नहीं रही है कहीं पर भी, नहीं बना पा रहे हैं। ये आपकी मेमोरी, बैड मेमोरीज के साथ हो जाए तो सोचकर देखिए। यही आपकी बैड मेमोरीज के साथ हो जाए तो मजा आ जाएगा। यस, मजा आने वाली बात ही है। जिस चीज को सोल्यूशन कोई दे नहीं पा रहा था, उसको सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए कोई ऐसी मॉडरेट सी मेमोरी निकालिए, एकदम से हाई इंटेंसिटी की नहीं। कोई किसी से झड़प हो गई हो थोड़ी बहुत, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, या रिसेंटली कुछ हुआ हो, ऐसे किसी इवेंट के बारे में सोचिए। अपने कंधों को जरा खोल लीजिए। रिसेंटली आपके साथ हुए किसी ऐसे इवेंट के बारे में सोचें जो रिसेंटली आपके साथ हुआ और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ओके, सबको मिल गया ऐसा इवेंट? आंखें खोल लेंगे जरा। मिल गया सबको? ग्रेट, उठाइए पेन। पेन नहीं, ब्रह्मास्त्र है ये। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जरा उस मेमोरी को इस पेन की टिप पर देखना शुरू कीजिए और याद कीजिए उस मेमोरी को। आने दीजिए, जो भी आवाजें आ रही हैं, जो भी विजुअल्स आ रहे हैं, आने दीजिए उनको। कंधे सीधे रखेंगे। कीप डूइंग, कर लीजिए याद। और भी जो जो बातें हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, पूरी मेमोरी को एक बार रिकॉल कर लीजिए, लेकिन इस पेन की टिप से कनेक्टेड रहिए। और अब धीरे धीरे इस पेन को डाउन लेकर जाएंगे और याद करें अपनी मेमोरी को फिर से। अब पेन को लेफ्ट अप लेकर जाएंगे और इसे याद करें फिर से। याद करते रहें और पेन की टिप को अप लेकर जाएंगे। याद करते रहें, पेन की टिप को फिर से राइट लेकर जाएंगे, फिर से राइट डाउन लेकर जाएंगे। अब थोड़ा स्पीडली करेंगे। लेफ्ट, लेफ्ट अप, मिडल, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट अप, राइट डाउन। अब अपने आप से इसे अलग अलग जगह पर मूव करें, रिकॉल करते हुए उस मेमोरी को अपनी स्पीड के साथ मूव करते रहें इसे, और उस मेमोरी के बारे में सोचते रहें। और सोचें, जितना भी जो कुछ भी हुआ था उस मेमोरी के बारे में सोचते रहें।
यूज दिस, यूज योर मेमोरी। क्या हो रहा था उस वक्त, कौन क्या बोल रहा था, क्या चीजें हो रही थी, उसे करते रहें और इस एक्सरसाइज के साथ में उसे अटैच करते रहें। डू इट नाउ, अगेन कीजिए और फास्ट लेकर आइए उस मेमोरी को। ओके, नाउ स्टॉप। बस अब पेन रख दीजिए, गहरी सांस लें, कंधे सीधे करें और अब उस मेमोरी के बारे में सोचना शुरू करें फिर से। वनीत आंखें खोलें। क्या आप उस मेमोरी को उसी तरह से याद कर पा रहे हैं? क्या वो मेमोरी आपको वही खराब फीलिंग दे पा रही है? नहीं दे पाएगी। क्यों? आपका न्यूरल पाथवे डिस्टर्ब हो गया है। उस मेमोरी के साथ आपने जो फिजियोलॉजी, आपने जो आई मोमेंट को बना रखा था, आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया है। अब माइंड को नहीं पता उसके साथ आपकी कौन सी फीलिंग जुड़ी हुई थी। आपने माइंड को कंफ्यूज करके उसे अपने हिसाब से चलाया और इसके लिए आपने अपनी कॉन्शियसनेस को यूज किया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एक इंसान ओवर थिंकिंग करता है उसकी आंखें एक तरफ लगी रहती हैं, लाइक दिस, और वो जितना एक जगह पर स्टिल रहता है उतना वो डिप्रेशन में जाता है, ओवर थिंकिंग में जाता है। वाई? क्योंकि वहां पर वो न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, बार बार रिकॉल करते हुए चलना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसके साथ आपकी फीलिंग भी स्ट्रांग हो जाती है। और यहां पर आपने इसका बिल्कुल उल्टा किया, आपने अपने आई मोमेंट को बार बार डिस्प्लेस किया और आपने उस न्यूरल पाथवे को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया और आपके माइंड को अब नहीं पता कि इसके लिए क्या फीलिंग क्रिएट करूं। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। ऐसी ही आपके माइंड को कंफ्यूज करके आपके खराब पैटर्न्स को हटाने के लिए और आपके माइंड को कई बार न्यू तरीके से कुछ सिखाकर, लर्न करा के चीजें, जैसे अभी अभी आपने एक चीज को अनलर्न किया है, आपने एक ऐसी चीज को लर्न कर रखा था जो आपको तकलीफ दे रही थी, अभी अभी आपने ऐसे एक न्यूरल पाथवे के लिए अनलर्न कर दिया उसको। कितनी देर लगी आपको? लेकिन किसी के पास आप काउंसलिंग के लिए जाते तो कम से कम आधा घंटा तो वो आपको उस टॉपिक पर समझाते जरूर, तब जाकर हो सकता है कि आप उस बात को छोड़ देते हैं, या आप कहते नहीं वही पर्सन मुझे आके ये कहे तो मैं मानूं, तब मुझे जाके सुकून होगा। लेकिन उसके बाद भी वो इंसान आके माफी भी मांग लेता है, सब हो जाता है, पर उसके बाद भी ना वो खटास रह जाती है अंदर, उसके बाद भी तकलीफ रह जाती है। और इस चक्कर में कितने रिलेशन हमारे खराब हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, अक्सर ऐसा होता है। और कहीं कहीं पर हम इन रिलेशनशिप्स को खराब करना अफोर्ड नहीं कर पाते। क्यों? कहीं पर ये हमारे वर्क प्लेस पर होते हैं, कहीं हमारे ऐसे रिलेशन है जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते और हम छोड़ना चाहते भी नहीं है, तो वहां पर क्या करेंगे आप? तो इसी तरह से कुछ ऐसे पैटर्न्स को चेंज करने के लिए एनएलपी आपको हेल्प करती है, जहां आपके डायरेक्ट न्यूरॉन्स को रीप्रोग्राम कर दिया जाता है। जो अनजाने में आपने लर्न कर दिया है उसे अनलर्न करने में आपको हेल्प किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी। और एनएलपी आपके सबकॉन्शियस लेयर पर काम करती है और उसका रिजल्ट आपको दिखता है आपके कॉन्शियस वर्ल्ड में। और इसी के लिए आप जब अपने सबकॉन्शियस को राइटली यूज करना चाहते हैं, जैसे जैसे ये पास्ट का पेन हटता चला जाएगा, आप आगे बढ़ने के लिए ज्यादा मोटिवेट होंगे। क्यों? अगर आपको आगे बढ़ने से कोई भी चीज रोकती है तो आपके साथ होता क्या है? या तो कोई घबराहट होती है, कोई डर लगना शुरू हो जाता है, कोई पास्ट का एक्सपीरियंस याद आ जाता है, किसी इंसान की बात याद आ जाती है,
तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्टेड है, या अपनी ही कोई ऐसी हैबिट याद आ जाती कि हैबिट तो मेरी ये है, ये गोल पूरा कैसे होगा, ये ड्रीम को किस तरह से पूरा कर पाएंगे, इतनी सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाते हैं। और यही चीजें आपको रोकती हैं, इसके अलावा आपको रोकने वाला है ही कौन? सो हु इज स्टॉपिंग यू? दिस इज ओनली यू, नो वन। और अगर आप ही खुद को रोक रहे हैं तो आपको आगे बढ़ाएगा भी कौन? सिर्फ एक ही पर्सन के पास वो ताकत है और वो आप खुद हैं। बस आपको अपने सबकॉन्शियस को अपने फेवर में यूज करना सीखना है, जैसे आपने अभी अभी किया। इसी तरह से जब तक आप अपने पास्ट से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने किसी ना किसी एक्सपीरियंस को आज भी अपनी लाइफ में जी रहे हैं, एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आया था और चला गया, कायदे से उसका इंपैक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए था, उसके साथ चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे साथ। हमारे साथ क्या होता है, रिपीटेडली ये सारी चीजें चलती रहती हैं और हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर होकर हमारी लाइफ में कभी हमारी हेल्थ को खराब करती हैं, कभी जितने भी हमारे खराब पैटर्न बनते हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, चाहे वो क्वालिटी कैसी भी है, कहीं ना कहीं जनरेट तो वो हमने ही की है। और अगर ये जनरेट हमने की है तो उसे ठीक करने का तरीका भी हमें ही खोजना होगा। मेरे एनवायरमेंट में कोई खुद को ठीक नहीं करेगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से मेरी लाइफ चल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे आसपास के लोग नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, अगर ये सामने वाला सुधर जाएगा तो हम भी ठीक हो जाएंगे। आपके आसपास के जिन 4-5 लोगों को आप बदलना चाहते हैं उनका भी विचार आपके बारे में कुछ ऐसा ही है। तो कोई ऐसा नहीं करने वाला है कि वो आपके लिए बदलने वाला है, और हम हमेशा एक दूसरे को बदलने में लगे रहते हैं। और उसके चक्कर में होता क्या है, लाइफ बीत जाती है, ड्रीम्स रह जाते हैं, और पास्ट हमेशा प्रेजेंट में आकर खड़ा रहता है, फ्यूचर को कंप्लीट नहीं करने देता। इस पास्ट के पेन से बाहर आना जरूरी है अगर आप अपने प्रेजेंट को संभालना चाहते हैं। जितने भी ओसीडी फोबिया क्रिएट होते हैं, ये सब नतीजा आपके किसी ना किसी पास्ट इवेंट से आपके पास आए हैं। आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जिसके बाद आप चेंज हो गए। जब आपके पास ये फीलिंग आई तो उस वक्त आपने एक बिलीफ को क्रिएट किया, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पहले कुछ और था, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ और हो चुका है, एंड नाउ दिस इज वर्किंग अगेंस्ट यू। अब क्या? अब इसे बदलने का तरीका, जैसे हमने अभी बात की, दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी। आप देख चुके हैं कि आप अपने न्यूरल पाथवे को चेंज कर सकते हैं, यू कैन डू दिस। तो क्या सिर्फ मेरे पास्ट को मिटाने के लिए एनएलपी मेरे लिए काम करेगी? जी नहीं। पास्ट जब हील होगा तो आप अपने प्रेजेंट को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जो इमोशन बार बार आकर आपको परेशान करता है वो अगर ना आए तो आपके प्रेजेंट की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, ये आप मानते हैं? अगर किसी पास्ट की इवेंट से, किसी पास्ट के इंसिडेंट से आपको डर ना आए, बार बार उसे याद करके आपको डर ना लगे, और आप फ्यूचर में कदम बढ़ाने से आप बार बार ना रुकें, तो आपको लगता है आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है? आपके पास्ट पल पल आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को इंपैक्ट करता है, यह हम अक्सर देखते हैं। और एक बात, जब तक आप अपने पास्ट को हैंडल नहीं कर पाते, अपने पेन को रिलीफ नहीं देते हैं, अपने प्रेजेंट को सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं, तब तक कितने भी बड़े ड्रीम देख लीजिए, आपका माइंड उनकी तरफ आपको जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब बड़े ड्रीम देखोगे तो कदम बड़े उठाने होंगे, और बड़े कदम उठाने के बाद अगर आपने पास्ट के पेन से घबरा कर इसे बीच में छोड़ दिया तो आपको तो और पेन मिलेगा, और आपका माइंड आपको कभी भी पेन नहीं देना चाहता। इवन सपने में भी वो आपको कभी पेन नहीं देना चाहता है। जब भी आप सपने में भी गिरने लगते हैं तो आपका माइंड आपको जगा देता है एकदम से, जबकि वो रियलिटी नहीं होती, क्योंकि वो आपको गिर के चोट खाते हुए नहीं देख सकता है। कभी आपको सपने में चोट खाते हुए देखा आपने खुद को? आपको एहसास होता है आप गिर रहे थे, लेकिन उससे पहले आपकी आंख खुल जाती है। कभी गिर के चोट लगी क्या? नहीं, आपका माइंड आपको गिरने ही नहीं देता।
क्योंकि आपका माइंड आपको सेफगार्ड करना जानता है, वो आपको पेन से हमेशा बचा कर रखेगा, और जहां प्लेजर दिखेगा वो आपको उस तरफ धकेलने की कोशिश भी करेगा। तभी तो एकदम से एक्साइटमेंट जैसे ही होती है, हम सिर्फ प्लेजर को देखते हैं और कुछ एक्शंस ऐसे लेते हैं लाइफ में, और बाद में अवेयरनेस आती है नहीं, उस वक्त हमें रुक जाना चाहिए था। यानी माइंड के पास दो ही चीजें हैं, या तो आप किसी काम को किसी पेन से बचने के लिए करते हैं, या किसी चीज को पाने के लिए करते हैं, किसी प्लेजर को पाने के लिए करते हैं। लेकिन ये पेन और प्लेजर अगर मेरे ड्रीम्स और गोल्स के लिए मुझे हेल्प करना शुरू कर दे, तो मेरी प्रेजेंट की सिचुएशन में कोई तो पेन होगा जिससे मुझे बाहर निकलना है। अगर मैं इसी पेन को अपना मोटिवेशनल फैक्टर बना दूं, तो कि यही पेन मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर दे, कि मुझे प्रेजेंट सिचुएशन से निकलना है। और जो ड्रीम लाइफ में सोच रही हूं, जिस ड्रीम लाइफ का सपना हर रोज हम देखते हैं, वो ड्रीम लाइफ इतनी खूबसूरत लगने लगे कि वो अपनी तरफ मुझे खींचना शुरू कर दे, तो क्या मेरा मोटिवेशन लेवल डिफरेंट नहीं हो जाएगा? क्या उस वक्त मैं अपनी कैपेबिलिटीज को एक अलग लेवल पे यूज नहीं करूंगी? क्या कुछ भी है वहां पर जो मुझे रोक पाए? तो ये पेन और प्लेजर का गेम माइंड हमारे जब अगेंस्ट खेलता है तो हम डीके करते हैं, लेकिन जब हम इस पेन और प्लेजर को अपने फेवर में चलाना सीख जाएं तो ये हमारे ड्रीम्स की तरफ लेकर जाता है। जिन लोगों ने इस दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम मतलब कुछ अचीवमेंट्स, कुछ अनोखा किया है, बार बार हम एग्जांपल देते हैं राइट ब्रदर्स का। अगर उन्होंने ये सोचा होता लोग क्या कहेंगे, क्या बकवास सोच रहे हो तुम, ये पेन होगा, उन्होंने उस पेन पर फोकस नहीं किया। उन्हें बस एक चीज पड़ी थी, सोचो जरा जब लोग इसमें बैठकर उड़ेंगे तो क्या मजा आने वाला है। उस प्लेजर ने उनको वो हाव दे दिया, वो तरीका दे दिया कि कम रिसोर्सेज में भी उन्होंने ऐसी चीज बना डाली जो उस वक्त बहुत सारे लोगों को रिसोर्सेज मिलने के बाद भी नहीं हो पाई। उसी समय पर एक बहुत बड़ी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि वो मिलिट्री के लिए एरोप्लेन बनाएं, उनको पैसा भी दिया गया था, रिसोर्सेज भी दिए गए थे, मैन पावर भी दी गई थी, लेकिन वो नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास जो प्लेजर था वो इनफ नहीं था। वो जो पर्पस था उसमें शामिल नहीं थे बाकी लोग, वो सिर्फ काम कर रहे थे अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए। लेकिन राइट ब्रदर्स ये सोच रहे थे अगर ये हो गया तो इस दुनिया को हम क्या देकर जाने वाले हैं। यानी वो अपने साथ साथ बाकी लोगों के बारे में सोच रहे थे, उनकी लाइफ को कंट्रीब्यूट करने के लिए सोच रहे थे। ये भी एक कंट्रीब्यूशन का तरीका था उनका। यानी अब उनका कंट्रीब्यूशन का फैक्टर उनके ग्रोथ के लिए काम कर रहा था, और वो इस लेवल पर ग्रो किए कि उन्होंने एरोप्लेन बना दिया, जबकि उनके पास रिसोर्सेज भी कम थे और उसके बाद भी बना दिया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करे कि जब रिसोर्सेज ना हो तो आप रिसोर्स क्रिएट कर लें और आप उस ड्रीम को पूरा कर लें जो आपने देखा है। इसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस को अगर यूज करना चाहते हैं, देन एनएलपी कैन डू दिस फॉर यू, ताकि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को अलाइन करके आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचा पाए। और जो लोग इस जर्नी में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, ऐसी ही एक जर्नी 25 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जिसमें ऐसी बहुत सारी कुछ चीजें हैं और एक सरप्राइज भी है फिलहाल के लिए जो अगस्त में आप लोगों को मिलने वाला है। तो उस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए इस वक्त मैं दोबारा से इनवाइट करना चाहूंगी द वन एंड ओनली योर फेवरेट मिस्टर अनुराग सूर्यवंशी, ताकि वो आपको बताएं इस प्रोग्राम के बारे में, क्या ये प्रोग्राम रहेगा, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, किस तरह से इसकी शेड्यूलिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। ओवर टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच। अगली मास्टर क्लास में कुछ डिफरेंट चीजें लेकर फिर से आपके सामने होंगे नेक्स्ट सैटरडे अगेन 7 o'clock इवनिंग में। तो उस वक्त फिर से कुछ नई टेक्निक, कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन ये मत समझिएगा कि नए लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हर बार का टॉपिक इसी तरह से होगा कि नए लोग आएंगे वो भी कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जानना चाहिए, तो हमारी टीम का नंबर उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जहां से आपको लिंक मिला है, और आप उन्हें भी हमारा नंबर दे दें और हमारी टीम को उनका नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उन्हें समय पर लिंक और जानकारियां मिल जाएं। Thank you so much for being here. Thanks a lot.
Thank you so much, Neeraj ji. Thank you so much for your precious time. Am I audible to everybody, guys? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? इशारे से बता दीजिए. Am I audible? Thank you so much. Am I visible to you guys? Not yet. अभी ठीक है? Okay. Thanks. So next 20-25 minutes, almost 20 minutes, so that 9 बजे हम खत्म कर पाए. उसके बाद आपके किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो हम लेंगे. एनएलपी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे तो मैडम यहाँ पे होंगी 9 बजे के बाद, और हम आपके सभी प्रकार के प्रश्न ले सकते हैं. ये दो डिफरेंट चीजें हैं जिसको हमने अभी कंबाइन कर दिया है. आप ये कह सकते हैं कि हम आपसे एनर्जी एक्सचेंज एक कोर्स का लेंगे और आपको 2 कोर्स अवेलेबल होंगे. जो लोग आगे इस जर्नी में वाकई में जुड़ना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं वो बने रहें. जिन लोगों को लगता है कि अगले 20 मिनट आप नहीं दे पाएंगे और आपको इस जर्नी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग किसी भी मोमेंट इस मास्टर क्लास को छोड़ सकते हैं. उसके बावजूद भी आप लोग नेक्स्ट मास्टर क्लास सैटरडे को होगी, उसमें आ सकते हैं. और उसके बाद हर हफ्ते 3 मास्टर क्लास हुआ करेंगी. सैटरडे, वेडनेसडे एंड संडे 3 होंगी. इट मींस वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की मास्टर क्लासेस चलती रहेंगी. लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक रेगुलर बेसिस पे हर मास्टर क्लास में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन की जाएगी. एज फार एज एनएलपी इज कंसर्न, कुछ नई चीजें आपको बताई जाएंगी. जो लोग हमारे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज है, और वो ग्रेट न्यूज ये है कि हर बार हमारा कोर्स कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन लेके आता है. तो आपको जो एनर्जी एक्सचेंज स्क्रीन पे दिखाया जाएगा वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं देना है. अगर आप इसको रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीटर्स के लिए, आप जो रिपीट करना चाहें इस कोर्स को दोबारा से 25 जुलाई से, वो लोग टीम से संपर्क कर सकते हैं और बहुत नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज देके आप इसमें दोबारा से रिपीट कर सकते हैं. दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. वाकई में एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर आपका पहला स्टेप होगा आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन का, जो बदलाव की यात्रा है उसके लिए. देखिए साहब, मैं थोड़ा सा क्विकली जाऊंगा. आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अपनी डिवाइस पे. जो भी चीजें अब आपकी स्क्रीन पे होंगी आप इनके सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स आपके चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए सिखाई जाएंगी. एनालिसिस की अप्रोच यहां पे इस्तेमाल की जाएगी. एनालिसिस क्या है? एनालिसिस एक ऐसी कला है जिसके बारे में अभी हमारे देश तो क्या बाकी देशों में भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की जा रही. तो आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप में से किसी पर्सन ने स्वाध्याय किया हो वेदों का और उपनिषदों का, तो वो आप मुझसे पूरी तरह से सहमत होंगे कि उपनिषदों से और वेदास से ये सारी की सारी एनालिसिस निकली है. और एनालिसिस का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है एनएलपी. तो एनएलपी आपकी लाइफ में डाली जाएगी एनालिसिस की अप्रोचेस यूज करके. एंड दैट इज द रीजन, जिन लोगों ने पहले एनएलपी किया है कहीं से भी, मैं उन सब इंस्टीट्यूट्स को, उन सब ट्रेनर्स को नमन करता हूं, क्योंकि वो इस सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. पैसा लेके भी कर रहे हैं तो भी मैं तो यही कहूंगा कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो उसके बावजूद जिन लोगों ने पहले कहीं एनएलपी सीखा था और अब नीरज मलिक से वो सीख रहे हैं, इसमें अप्रोच में बहुत बड़ा फर्क है. एंड दैट इज ओनली ड्यू टू एनालिसिस. सेकंड, इफेक्टिव डिलीवरी होनी चाहिए. गाइडेंस एक्सपर्ट की आपको मिलेगी इस पूरी की पूरी जर्नी के दौरान. ये जर्नी आपकी रहेगी लगभग 100 घंटे से भी ऊपर की, और उसके बाद आपको एक लाइफ टाइम गाइडेंस के लिए हैंड होल्डिंग भी मिलेगी. उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा. अब यहां पर 2 तरह के लोग होंगे. इस बात को समझना बेहद जरूरी होगा. इस स्लाइड को समझना बेहद जरूरी होगा. यहां पे 2 तरह के लोग होंगे. एक वो लोग होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एनएलपी की कलाओं से बेनिफिट लेना चाहते हैं. कुछ पेरेंट्स होंगे, कुछ टीचर्स होंगे जो अपना कम्युनिकेशन अपने बच्चों और स्टूडेंट्स के साथ बेहतर करना चाहते हैं. कुछ कपल्स होंगे जो अपने इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते होंगे एनएलपी को यूज करके. कुछ हीलर्स होंगे, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होंगे जो पीक परफॉर्मेंस पे जाना चाहते हैं. कुछ एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पर्सन्स होंगे.
कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे। ये एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो लोग होंगे जो इन कलाओं को सीखकर स्टूडेंट्स की नैया पार लगाएंगे, जो इन कलाओं को सीखकर पेरेंट्स और टीचर्स को उनके रिश्ते बच्चों और उनके स्टूडेंट्स के साथ कैसे बेहतर बने वो सिखाने वाले बनेंगे। कुछ लोग होंगे जो कपल रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे जो हीलर्स को गाइड करना चाहेंगे, हीलर्स के कोच बनना पसंद करेंगे, कुछ लोग होंगे जो स्पोर्ट्स पर्संस की जो पीक परफॉर्मेंस है उसको लाने वाले बनेंगे, कुछ लोग होंगे जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पर्सन के कोच बनेंगे, बिजनेस कोच बनेंगे, कुछ लोग होंगे जो इंडिविजुअल लोग फेस कर रहे हैं कुछ चैलेंजेस इस पूरे के पूरे पैंडेमिक के बाद, उनके तारनहार बनेंगे। यू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी। एक तरफ जहां आप अपने चैलेंजेस को रिजॉल्व करेंगे इन कलाओं को इस्तेमाल करके, दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो लोग तारनहार बनेंगे, यानी कि उन रामचंद्र और सीता माता की नैया को पार लगाएंगे हनुमान जी बन के। थिंक अबाउट दैट, आप किधर होंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आपकी एनएलपी की यात्रा कहां तक पहुंचेगी, उसके लिए एक लाइन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एंड द लाइन इज बिगिन विद एन एंड इन योर माइंड। आप अपनी यात्रा डेस्टिनेशन को सामने रखते हुए शुरू करें। अगर आप खुद के चैलेंजेस को रिजॉल्व करना चाहते हैं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। और अगर आप दूसरों के चैलेंजेस को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपके अपने चैलेंजेस बखूबी खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे अगले आने वाले कुछ ही क्लासेस में। डिसाइड आपने करना है। दोनों तरह के लोग यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा। इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा मैं। जो लोग एनएलपी को जानते हैं उनको ये मालूम है ये क्या पॉइंटर्स हैं। जो लोग एनएलपी को नहीं जानते हैं वो लोग इसका पीडीएफ मंगा सकते हैं हमारी टीम से गुजारिश करके, रिक्वेस्ट करके। नंबर्स आपको भी मिल जाएंगे। आप यहां पर इन 100 घंटों में एनएलपी के बारे में जानेंगे। अपनी स्टेट को 24 घंटे 365 दिन कैसे अपनी स्टेट की जो लगाम है उसको अपने हाथों में कैसे रख सकते हो। देखिए साहब, ये जो स्टेट है ना, ये सब कुछ करती है। ये जो मेंटल स्टेट होती है, किसी घटना के घटने के बाद जो आप रिएक्शन लेते हो, या आप रिएक्टिव जोन में हो सकते हो या प्रोएक्टिव जोन में हो सकते हो। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका अपनी स्टेट के ऊपर कितना कंट्रोल है। ये आप यहां पर सीखेंगे। सब मॉडलिटीज, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ये कुछ सब मॉडलिटीज होती हैं। उनको किस तरह से आपने बनाना है भविष्य में अपने गोल्स को, आउटकम को अचीव करने के लिए। उन कौन सी मॉडलिटीज, सब मॉडलिटीज को बनाना है और विजुलाइज करके देखना है, उन सब मॉडलिटीज को सुनना है, उन सब मॉडलिटीज को फील करना है। और पुरानी जो पास्ट में घटनाएं घट गई हैं, इन तीनों सब मॉडलिटीज को किस तरह से इमोशनल लेस बनाना है, ये आप यहां पे सीखेंगे। आउटकम मास्टरी करेंगे। गोल सेटर बनने के साथ साथ गोल गेटर भी बनना चाहिए। आपने गोल सेटिंग के बारे में बहुत सुना होगा। गोल सेटिंग, सेट योर गोल एंड अचीव इट। गोल सेट तो हम कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी भी बना लेते हैं, एक्शन भी लेने की कोशिश करते हैं, बट गोल गेटर नहीं बन पाते। 100 में से, ये बहुत अजीब सी विडंबना है, अगर 100 लोग गोल सेट करते हैं, उनको ये भी पता है इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनको ये भी पता है एक्शन क्या लेने, वो एक्शन लेते भी हैं। बट कुछ लोग 1 हफ्ते तक एक्शन लेते हैं और कुछ लोग 21 दिन तक एक्शन लेते हैं। एक्चुअली नलके को, हैंडपंप को तब तक चलाना होता है जब तक पानी बाहर नहीं आ जाता। इट मींस आप गोल गेटर कैसे बनेंगे, आउटकम मास्टरी में सीखेंगे। रेपो बिल्डिंग, 90 सेकंड के अंदर आप कैसे किसी से रेपो बिल्ड कर सकते हैं, बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। यहां पे लीडिंग एंड पेसिंग, ये 2 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रेपो बिल्डिंग में। हाउ टू लीड अ पर्सन, जब सामने इंसान बैठा होता है, पहले आप उसको उसके साथ साथ दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए, इसको मैं लाइव एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा। एक समुद्र तट पे उस बालू के ऊपर एक इंसान दौड़ रहा है, उससे आपको बात करनी है। अब बात करने के लिए आपको उसकी स्पीड से दौड़ना होगा और आप उसके साथ साथ दौड़ते हुए बात करेंगे। जब आपकी बातों में उसे लगेगा कि उसके मतलब की कोई चीज है, अब आप उसको लीड करेंगे। इट मींस अब आप अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ाएंगे
तो वो आपके साथ साथ दौड़ना शुरू करेगा आपकी बातों को सुनने के लिए। ऐसा 90 सेकंड में क्या पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। ये आप एनएलपी में सीखेंगे। दैट इज कॉल्ड रैपो बिल्डिंग। इट मींस पहले आप उसकी पेस पे आते हैं, जैसे वो जिस स्पीड से वो इंसान दौड़ रहा है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, तीनों सब मॉडलिटीज को आप उसी पेस पर लेके रहेंगे और फिर अपनी सब मॉडलिटीज को लीड करेंगे। अब आप लीड करेंगे और वो आपको फॉलो करेंगे। दैट इज कॉल्ड रैपो बिल्डिंग। अब जो आप कहना चाहते हैं वो बातें वो दूसरा इंसान आपकी मानेगा। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट, गाड़ियों की अलाइनमेंट तो हम लोग करा लेते हैं, गाड़ियों की सर्विसेज तो हम लोग करा लेते हैं, बट न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट, खुद की जो एक अलाइनमेंट करनी चाहिए न्यूरॉन्स की, वो नहीं कर पाते, वो आपको यहां पे कराई जाएगी। एंकरिंग, डी एंकरिंग, पुराने पास्ट के जो खराब एंकर हैं, खराब ट्रिगर्स हैं, उनको कैसे हटाया जाए ये आप यहां पे सीखेंगे। नए एंकर्स अच्छे वाले कैसे बनाए जाए। रिफ्रेमिंग, परसेप्चुअल पोजीशन, दूसरों के जूतों में पैर डाल के कैसे उसका दुख, दर्द और प्लेजर समझा जाए, ये आप यहां पर सीखेंगे। पाथ्स इंटीग्रेशन, स्ट्रेटेजी एंड मॉडलिंग, हिप्नोटिक लैंग्वेज, प्रिसाइज लैंग्वेज, मेटा मॉडल, मेटा प्रोग्राम्स, प्रेफर्ड थिंकिंग पैटर्न सिस्टम, मेटाफोर्स, टाइमलाइन। इन 17 पॉइंटर्स को अगर मैं इलाबोरेट करूं तो ये 150 से भी ज्यादा बन जाते हैं। इन सब के बारे में आप सीखेंगे। जैसे मैंने बताया, जो नए लोग हैं वो पीडीएफ मंगा सकते हैं और वहां पे जाके इसको डेलिबरेटली स्टडी कर सकते हैं।